अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं, करना तो मेरी हिफाज़त की नेक्स्ट एपिसोड। आज का दिन बहुत बिज़ी था। रात को वलीमे के साथ-साथ वजीहा की सालगिरह भी थी। अपने कहे के मुताबिक हयाम नीचे नहीं गई थी बल्कि अपना नाश्ता और लंच कमरे में ही मंगवा लिया था। शाम को हयाम और वजीहा पॉलर चली गई थीं, जबकि सामिया को पॉलर से शदीद चिढ़ थी, इसलिए वो घर पे ही रुक गई थी। 7 बजे के दौरान उसने अपना ड्रेस हाथ में लिया था, जो नेट की ब्लैक खूबसूरत साड़ी थी। रात के फंक्शन के हिसाब से ब्लैक कलर उसे सूटेबल लगा था। साड़ी वो पहले भी कॉलेज की फेयरवेल और यूनी की पार्टी में पहन चुकी थी, उसका ये पसंदीदा लिबास था। आज के दिन भी उसे यही सिलेक्ट किया था। बड़ी महारत से उसे साड़ी ज़ेब तन की थी और उससे ज़्यादा महारत से उसने मेकअप किया था, बाल स्ट्रेट करके कमर पे छोड़ दिए थे, जबकि अपनी खूबसूरत बड़ी-बड़ी आँखों को स्मोकी मेकअप से सजाया था। भरे-भरे लबों पे सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगाई थी। चिक बोन पे सिल्वर लाइटर लगाया था, इसी तरह नोज़ की टिप पे उसने लाइटर यूज़ किया था। अपनी मखरूती उँगलियों में नाजुक सी रिंग्स डाली थी और वॉच कलाई में पहनी थी, जबकि कानों में झुमकियाँ डाली थीं। ब्लैक नाजुक सी पेंसिल हील को उसने अपने पाँव की ज़ीनत बनाया था। अपनी पूरी तैयारी के बाद उसने खुद को शीशे में देखा था और मुस्कुराई थी। ब्लैक नेल पेंट वो पहले ही लगा चुकी थी। अपना आईफ़ोन थाम कर वो अपने कमरे से बाहर निकली थी। अभी वो सीढ़ियाँ उतर ही रही थी कि ज़ामिन और दारिम उसे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए नज़र आए थे। अरे तुम रेडी हो गई? तुम लॉन में चली जाओ, वहाँ तुम्हें मॉम और डैड साथ ले जाएँगे। ज़ामिन एकदम उसे देख के रुका था और उसे हदायत दे रहा था, जबकि दारिम ने नीचे से लेकर एक नज़र उसको देखा था और मबहूत रह गया था। वो अपना हसीन रूप लिए उसके सामने खड़ी थी। उसका होशरुबा हुस्न इस लिबास में दमक रहा था। वो नज़रें चुराने पे मजबूर हो गया था। अगर ज़्यादा देर देखता रहता तो यकीनन उसकी बीट मिस हो जाती और ऊपर की तरफ बढ़ गया था। जबकि सामिया ज़ामिन को मुस्कुराकर हाँ करती वहाँ से चली गई थी। मिसेज़ हमदानी, आपने बेटे की शादी बहुत ही पर्दे में की। एकदम अचानक, वो भी सिर्फ़ इन्विटेशन भी रिसेप्शन का। तानिया बेगम की काफ़ी करीबी दोस्तें इस वक़्त उनके साथ खड़ी थीं। तब उनकी दोस्त हानिया बोली थी, बचपन में वो दोनों बेस्ट फ्रेंड रह चुकी थीं। नहीं, मेरी बहू लाहौर में रहती थी, तो निकाह सादगी से वहीं किया था, जबकि रिसेप्शन इस तरह किया है। और वैसे भी डियर, हमारे मज़हब में फ़ज़ूल किस्म की रस्में, माइयों, मेहंदी, बारात नहीं है। ज़ामिन इस सब के बहुत ख़िलाफ़ है। तभी हमने इन सब पे इत्तफ़ाक़ किया। वो हानिया बेगम को आराम से जवाब देती हुई बोली थी, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, काफ़ी प्यारी लड़की है, वरना आजकल तो न जाने लड़के अपनी उम्र की लड़कियों को ब्याह लेते हैं, जो जाओ बीवी तो नहीं, अलबत्ता बड़ी जेठानी भाभी ज़रूर लगती हैं, बहुत अच्छी जोड़ी है। हानिया बेगम अब स्टेज पे बैठी हयाम को देखते हुए बोली थीं, जो उन्हें बहुत अच्छी और मासूम लगी थी। उसकी कम उम्री की बिना पे उसके चेहरे पे बला की मासूमियत थी, जो किसी को भी अपनी जानिब खींच सकती थी। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, ये पूरी तरह ज़ामिन की पसंद है, अच्छी तो होगी ना? वो मुस्कुरा के बोली थी। अच्छा है, बच्चे खुश रहेंगे। तुम्हारी बहू के साथ बैठी लड़की कौन है तानिया? अब वो हयाम के बराबर बैठी तस्वीरें बनवाती सामिया को देखती बोली थी। ये हयाम की बेस्टी है, लाहौर से आई हैं। वो अब भी मुस्कुरा कर बोली थी, यहाँ आकर उनका मूड बहल गया था। इसके पेरेंट्स कहाँ हैं? वो सामिया की तरफ वो पूरी तरह मुतवज्जे थी। अकेली आई है यार वो, तानिया बेगम बोली थी। हमारे असीद के लिए कैसी रहेगी? क्या ख़्याल है? हानिया बेगम न जाने क्या सोच के बोली थी। तुम देख लो, मैं बुलाती हूँ उसे, वैसे वो अच्छी लड़की है। तानिया बेगम सामिया को इशारा कर चुकी थी। हाय आंटी, हाउ आर यू? वो उनके पास आई थी और मुस्कुरा के गोया हुई थी। ये मेरी बचपन की दोस्त हैं सामिया, आप इनसे मिल लें, और इनके बेटे से, एयरफोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं वो। तानिया बेगम हँसते हुए उसे बोली थी। सुबह की सामिया की बात वो भुला चुकी थी। वो उलझन से हानिया बेगम की बातें सुन रही थी, न जाने वो क्या-क्या बता रही थीं, जबकि सामिया का ज़हन एयरफोर्स पे अटक के रह गया था। उसका बस नहीं चल रहा था उनका बेटा सामने आए और वो उसे देखे। बीज और गोल्डन कलर्ड के लहंगे और शॉर्ट शर्ट ज़ेब तन किए, पीच और गोल्डन कलर्ड के लहंगे और शॉर्ट शर्ट ज़ेब तन किए, पीच रंग का नाजुक सा दुपट्टा ओढ़े, हल्की-फुल्की ज्वेलरी और लाइट मेकअप के साथ वो सिमटी हुई ज़ामिन के बराबर में बैठी हुई थी। जबकि ज़ामिन ब्लैक सूट में बहुत चार्मिंग लग रहा था। वो हमेशा से बढ़कर अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पे संजीदगी के बजाय मुस्कुराहट आया थी, जो उसे मज़ीद हैंडसम बना रही थी। मैं कैसा लग रहा हूँ हयाम? वो उसकी तरफ मुड़ के शरारती अंदाज में बोला था। उसकी नज़रें बार-बार हयाम की तरफ बढ़ रही थीं। तभी वो वक्फे-वक्फे से उसे मुखातिब कर रहा था। एलिगेंट, वो अपने मेहंदी से भरे हाथों को देखते हुए बोली थी, जो पॉलर में उसे लगाई गई थी।
तुमने मुझे तो देखा भी नहीं, फिर ऐसे कैसे कह दिया? हयाम ने नज़र झुका के कहा था, तभी वो बोला था, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। अब वो नज़रें उसकी तरफ उठा के उसकी आंखों में देखती बोली थी, लेकिन अगले ही पल वो अपनी नज़रें चुरा गई थी। ज़ामिन की आंखों में उमड़ते जज्बात और चमक का वो मुकाबला ना कर सकी थी। तुम भी तो अच्छी नहीं लग रही। क्या मैंने कहा कि तुम अच्छी नहीं लग रही? ऐसे कौन इस तरह बुराई करता है किसी की? वो मुस्कुराहट ज़ब्त किए बोला था। जी नहीं, मैं अच्छी लग रही हूँ। वो अपने लिए कलमात सुन के बिदकी थी, सामिया उसे कितनी बार कह चुकी थी कि वो आग लगाने के लिए काफ़ी है। ओवर स्मार्ट। ज़ामिन हल्का सा हँस दिया था क्योंकि उसकी नज़र सीढ़ियों से आते वजीहा और दारिम पे पड़ी पड़ी थी। हाय लवर्स। वजीहा अपनी नेट की पैरों तक आती ग्रे मैक्सी संभालती उनके पास आई थी। आज उसने अपने बालों को कर्ल किया था, जबकि मेकअप वो शुरू से नहीं करती थी। आज भी सिर्फ उसने पिंक लिपस्टिक लगाई थी, जबकि ज्वेलरी के नाम पे सिर्फ एक वाहिद वॉच वो पहनती थी। जबकि दारिम उसके साथ खड़ा ब्लैक पैंट कोट जबकि अंडर वाइट शर्ट पहने हमेशा की तरह हैंडसम मालूम हो रहा था। वो चारों खड़े होकर पिक्चर्स बनवाने लगे थे। वो काफ़ी देर से टेबल के कॉर्नर पे खड़ी मोबाइल में गुम थी जब पीछे से उसे किसी ने पुकारा था, मिस सामिया। वो काफ़ी मुहज़्ज़िब अंदाज से बोला था। उसे नहीं मालूम था कि ये वही सामिया है या कोई और। जी, मैं ही सामिया हूँ। सामिया की नज़र एकदम लड़खड़ाई थी। वो एक नज़र ही सिर्फ़ उसकी तरफ देख पाई थी। ब्राउन पैंट कोट पे जिसकी इनर शर्ट वाइट थी, जबकि टाई भी वाइट थी। ब्राउन ही लोफर पहने, पाँव अच्छी तरह से बाल अच्छी तरह सेट किए, चेहरे पे हल्की-हल्की बियर्ड के साथ वो उसके सामने खड़ा था। वो हाथ सीने पे बाँधे खड़ा था। आई एम असेद। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ा के बोला था। सामिया को समझ में ना आया था कि हाथ मिलाए या ना मिलाए। वो अच्छी तरह कन्फ्यूज़ हो गई थी। वो मुश्किल उस अपने पसीने से भीगा हाथ हाथ उसीद के हाथ में दिया था। सामने टेबल पे वजीहा के साथ बैठा दारिम ये मंज़र अच्छी तरह देख चुका था। एक आग थी जो उसके अंदर जली थी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ और आप? इतनी तमीज़ से वो शायद पहली दफ़ा किसी लड़के से बात कर रही होगी। ऑलवेज़ बेटर। सो आप लाहौर से आई हैं, दैट्स गुड। वो मुस्कुराया था। जी, और आप? मैं तो यहीं रहता हूँ। ज़ामिन की मॉम और मेरी मॉम स्कूल टाइम्स की बेस्ट फ्रेंड हैं, जबकि ज़ामिन, दारिम मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। वो अपने बारे में बता रहा था जबकि सामिया ने जब दारिम का नाम सुना उसका दिमाग घूम गया था। अच्छा, वो अच्छा को लंबा खींच गई थी। योर सेल फ़ोन नंबर? वो अपना मोबाइल खोलता बोला था। जी, वो झिझकी थी। ओके, इंस्टा अकाउंट, एफबी अकाउंट, व्हाटएवर यू वांट टू गो मी। वो हल्के-फुल्के अंदाज में बोला था। तब सामिया ने उसके मोबाइल में झाँक कर अपनी इंस्टा आईडी सर्च करवाई थी और उसे बताई थी। एक्सक्यूज़ मी, आई हैव टू गो, कॉल। वो फ़ोन पे जगमगाता नंबर देख के एक्सक्यूज़ कर गया था, जबकि सामिया के सामने वो तो चला गया था, लेकिन उसकी फ्रेग्रेंस अब उसके आस-पास थी। वो काफ़ी देर से उसकी पुश्त पे नज़र जमाए हाथ में काँच का का ड्रिंक से भरा ग्लास थामे उसे ही देख रहा था। देख कम घूर ज़्यादा रहा था। मुकाबिल का सरापा काली स्याह जॉर्जेट की स्याह साड़ी में दमक रहा था। छोटा-सा हल्का गुलाबी कमर से ऊपर तक आता ब्लाउज़ पहने वो अपनी भरपूर खूबसूरती लिए उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। पेंसिल हील में उसका लंबा कद मज़ीद नुमायाँ हो रहा था। दराज़ सुनहरे लंबे बाल आगे किए वो बड़ी कॉन्फिडेंट खड़ी, बातों में मगन थी, लेकिन अगले बंदे को पूरी तरह से आग से झुलसा के रख गई थी। उसकी सफ़ेद चमकती पुश्त ब्लाउज़ का गहरा गला होने की वजह से साफ नज़र आ रही थी, जबकि बाल भी उसने आगे किए हुए थे। मसला ये नहीं था कि वो ओपन माइंड नहीं है, मसला ये था हॉल में खड़े न जाने कितने लड़के उसके हसीन सरापे और पुश्त पे झलकता नुमायापन को गौर से तक रहे थे। यही चीज़ उससे बर्दाश्त न हो रही थी। कांच के ग्लास को उसने टेबल पे दे दे के मारा था और खड़ा हो गया था। यहाँ तक बर्दाश्त करना मुहाल हो गया था। जैसे ही उसे हसीन जाता हुआ नज़र आया, वो चलता हुआ एकदम उसके बराबर में खड़ा हो गया था, जबकि अपना हाथ उसने उसकी बैग पे रखा था कि वो उसके लम्स के एहसास से करंट खा के रह गई थी। अभी तक वो हसीद की बातों के हिसार में थी। एकदम उसने देखा था, वो तो उसके वजूद में गुस्से की लहर दौड़ी थी। बिना उसकी कोई बात सुने उसका हाथ थामा था और हॉल से निकलता चला गया था, और उसका हाथ पार्किंग एरिया में जाके छोड़ा था कि वो गाड़ी के बोनट पे जाके गिरी थी। गाड़ी के बोनट पे हाथ रख के उसने खुद को गिरने से बचाया था। तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है? वो सीधी होती गुस्से से बेभरती हलक के बल उस पे चिल्लाई थी। तुम्हें शर्म नहीं आती कि कब क्या और किसके सामने पहना जाता है? वो उसके वजूद से नजर चुराता उससे डबल तेज आवाज में बोला था, लेकिन सामने वाले को कहाँ शर्म लिहाज था। तुम्हारा क्या जाता है? क्या मैं तुम्हारी बीवी हूँ जो तुम मुझे इस तरह टोक रहे हो? क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? क्या मैं तुम्हारी बहन हूँ जो इस कदर तुम्हें मसले मसाइल हैं? वो बिना किसी लिहाज के तिड़क के बोली थी, जबकि वो दिल गिरफ्ता हुआ था। मतानत भरे अंदाज में उसे देखता रह गया था।
बीवी लफ्ज़ से भी तुम आशना हो कि नहीं? शुक्रिया मेरी डिक्शनरी में इज़ाफ़ा करने के लिए। वो कदम उसकी तरफ बढ़ाकर सेकंड में उसकी कमर के गिर्द हाथ डालता अपने करीब करके अब उसके सारे भरम तोड़ना चाहता था। यू कैन नेवर अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ गर्ल व्हेन नामहरम टच हर। मेरा बस चले तो तुम्हारे इन हाथों को काट दूँ। वो कोई इतनी बेबसी से लफ्ज़ चबा-चबा के बोली थी कि मुकाबिल की गिरफ्त फ़ौरन ढीली पड़ी थी। नामहरम और महरम का फ़र्क भी जानती हो तुम? दारिम से वो मंज़र नहीं भूल रहा था जब उसने असीद से हाथ मिलाया था। तो तुम सिखा दो ना। नॉनसेंस! वो पूरी आवाज़ से चीखी थी। पहले मैं तुम्हें अपना महरम तो बना लूँ, फिर उसी दिन, उसी रात, पहली रात में ही तुम्हें सारे फ़र्क भी बता दूँगा और समझा भी दूँगा। उसकी कलाइयाँ अपने दोनों हाथों में थाम कर दाँत चबा-चबा के बोला था, जबकि सामिया बिल्कुल बच्ची ना थी। वो पूरी जी-जान से वो लरज़ उठी थी। तुम्हारे मैं हाथ काट दूँगा, अगर तुम्हारा हाथ किसी नामहरम के हाथ से मिला भी तो। उसकी कलाइयाँ छोड़ता जैसे वो उस पे दहाड़ा था। मैं तुम्हारी मिल्कियत नहीं हूँ। अपनी औकात, अपनी लिमिट्स में रहो। सामिया अपनी लाल कलाइयों को देख के खूंखार लहजे में बोली थी और जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ी थी, उसका पाँव बड़े ज़बरदस्त तरीके से मुड़ा था और वो लंबी हील की वजह से बैलेंस ना कर पाई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ही बुरे तरीके से ज़मीन पे गिरी थी। दारिम जो अपना गुस्सा ज़ब्त करने की कोशिश में था, एकदम उसे इस तरह गिरते देख के आगे बढ़ा था और उसके सामने आया था। पैंट के पॉंचे फ़ोल्ड करता वो बैठा था और उसे उठाने की कोशिश की थी। वो इस कदर बुरी तरह गिरी थी कि उसका मोबाइल ज़मीन बोस हुआ था, जबकि उसके लंबे सीधे दराज़ बाल बिगड़े थे। साथ उसकी साड़ी का लंबा पल्लू उसे बिल्कुल न सँभला था। एकदम से पिन्स लूज़ हुई थी। दारिम उसके पास आया तो उसे ढेरों शर्म ने आ घेरा था। ज़मीन पे पड़ा पल्लू उसे उठाया था और बमुश्किल सँभलते हुए सही से डाला था, जबकि दारिम नज़रें चुरा के रह गया था और उसकी सिचुएशन देखकर उठ गया था और मुँह फेर गया था। आर यू ओके? वो 2 मिनट बाद फिर उसकी तरफ मुड़ा था तो वो नज़रें नीचे किए, चेहरा हाथों में छुपाए शायद रोने में मगन थी। लिबास ऐसा ज़ेब-ए-तन किया करो कि मुँह ना छुपाना पड़े। नॉनसेंस! वो तंज़ करना ना भूला था। बिल्कुल भी हमदर्दी जताने के मूड में ना था। उसका गुस्सा किसी तरह कम ना हो रहा था। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो हाथ चेहरे से हटाती सुर्ख़ आँखों समेत बोली थी। उसका स्मोकी मेकअप, काजल रोने की वजह से फैल गया था, जबकि गाल पे आँसू बिखरे हुए थे। ये आतिशफ़िशा रूप दारिम के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो रहा था। वो वापस उसके साथ बैठा था और उसकी ठोड़ी अपने हाथ से पकड़ी थी, साथ में। एक हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचा था। मेरा इरादा तुम्हें साथ लेकर दफ़ा होने का है। हाथ छोड़ के उसकी कमर में हाथ डालकर दारिम ने उसे बाजू में लिया था। उसकी इस हरकत पे सामिया हैरत से पागल होने लगी थी। अपने हाथों से उसने उसके बाल नोच डाले थे, यहाँ तक कि उसके बियर्ड ज़दा गालों को ज़ोर से खींच डाला था कि दारिम ने उसे आँखें दिखाई थीं। खबरदार, जो तुम्हारा हाथ मेरी गर्दन तक पहुँचा, अगर तुमने ये किया तो मेरा हाथ ज़रूर तुम्हारी साड़ी तक पहुँच जाएगा। वो उसको लेकर चलता हुआ बोल रहा था, उसकी सिमत अपनी गाड़ी की तरफ थी। सामिया ने अपने हाथ उसकी धमकी पे नीचे किए थे। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? वो चीख के बोली थी। अपनी आवाज़ आहिस्ता रखा करो, मेरे कान बिल्कुल ठीक हैं। उसके चेहरे को गौर से देखता वो बोला था, तुम इस काबिल नहीं हो। वो कहाँ सहम सकी थी, अब भी चिल्लाई थी। काबिल तो तुम भी नहीं हो कि तुम्हें बख्शा जाए। कहा क्या ख्याल है, कहाँ नाइट स्पेंड करें? तुम्हें महरम नामहरम का मतलब भी तो समझाना है ना। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसकी बैक सीट में सामिया को डालता वो बिल्कुल संजीदगी से बोला था, ज़रा सा भी शौक पे पन उसके चेहरे पे ना था। तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसकी ज़ुबान लड़खड़ाई थी, लेकिन चौंकी तो वो तब थी जब दारिम भी बैक सीट पे उसके साथ आके बैठा था और दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया था। मैं समझा रहा हूँ ना सब। वो अपनी तरफ का दरवाज़ा तो लॉक कर चुका था, लेकिन सामिया की साइड वो झुका था कि उसके दिल की धड़कन की रफ्तार तेज़ हुई थी। दारिम दूसरी साइड का दरवाज़ा लॉक्ड चेक करके सीधा हुआ था। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, फिर आँखें क्यों बंद हैं? वो उसकी बंद आँखों को देख के चोट कर गया था। उसके करीब आने पे उसकी आँखें खुद ब खुद बंद हुई थीं। दारिम की बात पे उसके इतनी देर से ज़ब्त किए हुए आँसू आँखों की बाड़ पार करके निकल पड़े थे। वो अच्छी-खासी अपनी सिचुएशन से घबरा गई थी। मुझे घर जाना है प्लीज़। पहले वो मिन्नत भरे लहजे में रोती हुई बोली थी। मुझे घर छोड़कर आओ अभी। अब वो रोते हुए ज़िद कर रही थी। चेहरा हाथों में छुपा के वो तेज़ी से रोने लगी थी। तुम लड़कियों का हथियार ये आंसू हैं, लेकिन मुझ पे इनका कुछ असर नहीं है। बंद करो रोना। वो उसको डांट रहा था। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो अब आंसू साफ करती बोली थी। किसकी इजाजत से तुमने असीद से हाथ मिलाया था? तब महरम नामहरम का फलसफा कहाँ गया था? वो जैसे आंखें निकाल के उस पे चीखा था कि वो डर के गाड़ी के दरवाजे से चिपक गई थी। उसने खुद हाथ आगे किया था। बमुश्किल उसकी जुबान से लफ्ज अदा हुए थे। तो तुम मना कर देती? क्या कंपलसरी था उससे हाथ मिलाना? वो तपा बैठा था।
सामिया ने नफ़ी में सर हिलाया था, वो बेआवाज़ रो रही थी। ये कपड़े जो तुमने पहने हैं, क्या ज़ेब देता है कि एक अच्छी पढ़ी-लिखी लड़की ऐसे चीप कपड़े पहने जिसमें जिस्म की नुमाइश हो? वो उसके छोटे और बिना आस्तीनों वाले ब्लाउज़ को चोट करता बोला था। जवाब दो। वो चुप रही तो वो चिल्लाया था। नहीं। वो किसी तरह अपनी हालत के खौफ़ व नज़र उसको सह रही थी। ये सब महरम के सामने पहनते हैं, हर किसी के सामने नहीं। अब वो अपने माथे पे हाथ मलता बोला था जैसे सर में दर्द हो रहा था। मेरे बा की इजाज़त है मुझे। जब कुछ लम्हे वो खामोश हुआ तो वो दबी-दबी आवाज़ में बोली थी। लेकिन अब मैंने मना कर दिया है ना? वो उसका चेहरा हाथ में दबोचता गुस्से से बोला था। छोड़ो मुझे। वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी थी। तब एकदम उसका फ़ोन बज उठा था। गलती से वो अपना फ़ोन ज़मीन से उठाना ना भूली थी। दिखाओ किसका फ़ोन है? वो उसकी गोद में रखे फ़ोन की तरफ इशारा करते बोला था। सामिया को शदीद गुस्सा आया था, लेकिन वो कॉल देख के मुस्कुराई थी। इस हालत में भी उसके चेहरे पे खूबसूरत तबस्सुम बिखरा था। दारिम से उसकी मुस्कुराहट ना छुपी थी। गुस्से में उसे उसका फ़ोन झपटा था। स्क्रीन पे जगमगाती तस्वीर देख के वो मज़ीद आग बगोला हुआ था। कौन है ये? सामिया के लिए नई मुश्किल थी। भाई वो डरी थी बहुत बुरी तरह। तुम इकलौती हो, झूठ मत कहो। उसको बहुत बुरा लगा था सामिया का झूठ कहना। दोस्त है, अब वो सहम गई थी। नामहरम को दोस्त कैसे बनाया हुआ है सामिया मैडम आपने? वो कॉल डिस्कनेक्ट कर चुका था। सामिया अब चुप ना रही थी। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे फ़ोन को भी हाथ लगाओ। अगर कुछ कह नहीं रही तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि तुम्हारा दो जो दिल चाहेगा वो मुझे कहोगे। मैं जिससे भी बात करूँ, जिससे भी हाथ मिलाऊँ। तुम्हारा सर दर्द नहीं, मेरा बाप ज़िंदा है। मेरे सरपरस्त या अपनी हुकूमत मत समझना। जस्ट कीप डिस्टेंस। वो एक ही दफ़ा में पूरे एतमाद से तारीम को चौंका गई थी। सामिया को बिल्कुल अच्छा न लगा था इस तरह उसकी कॉल काटना। झटके से उसने दारिम से फ़ोन छीना था। वो कँपकँपा रही थी लेकिन डर नहीं रही थी। फ़ोन लेकर उसने उसे अनलॉक किया था कि दोबारा कॉल आने लगी थी। कॉल को उसने यस करके कान से लगाया था। कॉल यू बैक, इंतज़ार करना मेरा, सोना नहीं आज लेट हो जाएगा यहाँ बहुत। वो कह के फ़ोन भी बंद कर चुकी थी जबकि दारिम हक्का-बक्का उसे देख रहा था। तुम्हें समझ नहीं आया था कि मैंने क्या कहा था? वो एकदम जुनूनी हुआ था। सामिया के कहे गए जुमले उसे ज़हर से लगे थे। बिल्कुल भी नहीं आया था। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से और मुझे बाहर निकालो। अदील अंकल से कह दूँगी मैं तुम्हारा कि तुमने मुझे इधर हरास करने की कोशिश की है और फिर तुम्हें पता है ना हमें कोई इस तरह देख लेगा तो क्या सोचेगा? वो तंज़िया मुस्कुराहट समेत बोली थी और दारिम का खून जला गई थी। बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं यही चाह रहा हूँ कि कोई देख ले। फिर सब समझेंगे कि हम लोग एक-दूसरे के साथ डेट कर रहे हैं। एक गाड़ी में इस तरह लड़का-लड़की क्या कर सकते हैं? ये सब देखकर घर वाले हमारी शादी करवा देंगे। अच्छा है ना? वो मज़े से कहता सामिया की दुनिया हिला गया था। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी क्या इज़्ज़त रह जाएगी अंकल आंटी के सामने? सामिया की शादी के नाम पे जान सिमट आई थी। मेरी इज़्ज़त छोड़ो सामिया बेगम, अपनी इज़्ज़त की भी का ख़याल करो। बेगम को उसने लंबा खींचा था। मैं रो दूँगी, अब बेगम नहीं हूँ मैं। वो रोहानसी हुई थी। तुम्हारे इन आंसुओं का कभी मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपना हुलिया दुरुस्त करो और पार्टी में दोबारा पहुँचो। वो घड़ी में टाइम देखता बोला था, जहाँ 12 बजने में 8 मिनट थे। वजीहा की बर्थडे स्टार्ट होने लगी थी। वो एकदम दरवाज़ा खोल के बाहर उतरा था और भागता हुआ हॉल की जानिब बढ़ गया था। एक नज़र उसने सामिया को नहीं देखा था, जबकि सामिया हक्का-बक्का बैठी उसकी बातों को सोच रही थी। उसका बिल्कुल दिल ना किया था कि वो अंदर जाए वापस, ना उसकी हालत अब इस लायक थी। सीट की पुश्त पे सर डाल के वो आँखें मूंद गई थी। बेड पे बैठी वो आज पूरी तरह उसके इंतज़ार में थी। कल तक ये कमरा बिल्कुल सादा था, लेकिन अब बिल्कुल अलग नज़र आ रहा था। पूरा बेड सुर्ख गुलाबों से सजा हुआ था, जबकि बेडरूम में रखे गए ड्रेसिंग टेबल्स, हर जगह फूलों के गुलदस्ते थे। रात के इस पहर जलती हुई मोमबत्तियों से मज़ीद दमक का एहसास हो रहा था। बेड पे सुकड़ी सिमटी वो आने वाले वक़्त के इंतज़ार में थी। आने वाले लम्हात का सोच के उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था, जबकि हाथ और पाँव ठंडे पड़ गए थे। ज़ामिन से आज के दिन तो उसे बिल्कुल अच्छे की उम्मीद ना थी, इसलिए खुद को आने वाले लम्हात के लिए तैयार कर रही थी। इन्हीं सोचों में गुम थी कि एकदम बेडरूम का दरवाज़ा खुला था। ज़ामिन दरवाज़ा लॉक करके वहीं दरवाजे से टेक लगाए खड़ा हो गया था, सीने पे हाथ बाँधे, मुस्कुराहट समेत वो उसे घूर रहा था, लेकिन उसकी नज़रों से बेपनाह प्यार बरस रहा था। जबकि हयाम नज़रें झुकाए बैठी थी, उसका झुका सर मज़ीद झुक गया था। 2 मिनट में आ रहा हूँ, उसका रुख बाथरूम की तरफ था। ठीक 2 मिनट बाद वो नाइट सूट में बाहर आया था, धीमी चाल चलता हुआ वो बेड पे उसके सामने बैठ गया था। हाउ आर यू बीवी? उसके मेहंदी से सजे हाथ थामता वो मोहब्बत भरे अंदाज में बोला था। हयाम ने उससे हाथ छुड़वाना चाहे थे, लेकिन ज़ामिन की गिरफ्त हद से ज़्यादा मजबूत थी।
तुम्हें आज मैं बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम ईज़ी हो जाओ। मैं नहीं चाहता तुम्हें ये भारी ज्वेलरी, भारी जोड़ा ज़रा-सा भी परेशान करे, क्योंकि तुम्हें परेशान करने का हक़ सिर्फ़ ज़ामिन अदील हमदानी को है ना। उसके हाथों की पुश्त पे लब रखता वो अनोखे अंदाज़ में बोला था। श्योर, वो हाथ छुड़वाती, लहंगा सँभालती, बेड से उतरी थी, बल्कि ज़ामिन ने उसका हाथ थाम कर उसे ड्रेसिंग रूम तक पहुँचाया था और खुद सोफ़े पे बैठ गया था। जैसे ही ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला था, वो कॉटन कॉटन के सूट में बाहर आई थी। अपने बालों को वो हेयर स्टाइल से आज़ाद करवा चुकी थी। अब उसके बाल खुले थे, जबकि चेहरा मेकअप से साफ था। वो सोफ़े से उठा था और दोबारा उसका हाथ थाम के बेड पे ले आया था। हयाम उसके इस कदर केयरिंग स्टाइल पे शर्मिंदा सी हो रही थी। वो हर तरह से उसका ख़याल करने की कोशिश करता था, जबकि वो तो उसे बदले में ना प्यार, ना केयर, कुछ भी तो ना देती थी। आपने मुझे कोई गिफ्ट क्यों नहीं दिया? जब वो बेड पे उसके साथ बैठी तो पहला सवाल हयाम ने ही किया था। क्योंकि तुम्हारा चेहरा भी तो मैं देख चुका हूँ ना इतनी बार। वो बेड पे लेटा हाथ पेट पे रखे उसके सवाल पे मुस्कुराया था। तो इसमें मेरी क्या गलती है? वो खफगी समेत ज़ामिन को देखते हुए बोली थी। तुम्हारी गलती ये है कि तुम इस वक़्त बैठी हो जबकि तुम्हें मेरे पास लेटना चाहिए। उसका हाथ थामता उसे लेटने का इशारा कर चुका था। हयाम ने उलझे हुए अंदाज़ में उसे देखा था और फिर उसके बाजू पे आकर लेट गई थी। अब परफेक्ट लग रहा है बिल्कुल। वो उसका हाथ अपने गिर्द रखता बोला था, जबकि हयाम शर्मा गई थी। आपसे कुछ पूछ लूँ? वो इतनी मासूमियत से बोली थी कि ज़ामिन इनकार कैसे करता। बिल्कुल पूछें, आपने मुझसे शादी क्यों की थी? वो धड़कते दिल के साथ बोली थी। सबका जवाब दूँगा, लेकिन पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। वो उसके बालों में उँगलियाँ चलाता नरमी से बोला था। अच्छा, वो मुख्तसिर बोली थी। पहले मुझे बताओ कि तुम मुझसे भागती क्यों हो? मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे जान छुड़वाना चाहती हो। ज़ामिन नाराज़गी से बोला था। हयाम उसके सवाल पे चुप सी हो गई थी। अब तो नहीं भागती ना? वो उसकी आंखों में देखती बोली थी। साथ में उसने ज़ामिन का हाथ थाम के अपने दिल पे रखा था। अब मेरा दिल आपकी प्रेज़ेंस में से धड़कता है और जब आप नहीं होते, तो ये रुकने लगता है। वो उसका हाथ अपने दिल के मकाम पे रखे जज़्ब के आलम में बोली थी, जबकि ज़ामिन उसकी तेज़ी से चलती हार्ट बीट को साफ़ महसूस कर सकता था। बेख्तियार उसने हयाम का माथा चूमा था। इतनी रिस्पेक्ट के लिए बहुत शुक्रिया। दोबारा उसके माथे को अपने लबों से चूमता वो बोला था। हयाम आज खुल के मुस्कुराई थी। 2 आंसू उसकी आँखों से टूट के गिरे थे। पहले मैं भागती नहीं थी, डरती हूँ कि आप भी मुझे किसी के कहे में आकर छोड़ ना दें। अगर आपने ऐसा किया तो मैं मर जाऊँगी। वो डरे हुए लहजे में बोली थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा? उसके हाथ अपने हाथ में लिए वो बोला था। क्योंकि मुझे सब अपना आदी बना के छोड़ देते हैं। मैं बुरहान नहीं हूँ हयाम, वो उसे यकीन दिलाता बोला था। और ना ही बुरहान की तरह आम इंसान हूँ कि कोई आए, कुछ कहे, कुछ दिखाए और फिर मैं उसके कहे पे अपनी मताए जहाँ को छोड़ दूँ। उसके लहजे में शिद्दत प्यार झलक रहा था। बुरहान का आप ज़िक्र ना करें प्लीज़। वो रुख फेरने लगी थी। तुमसे मैंने शादी इसलिए की थी ताकि मैं तुम्हारी हिफाज़त कर सकूँ, सबसे बचा सकूँ। तुमसे शादी करने का मकसद यही था और अगर मैं ये नहीं करता तो तुम्हारी ताई तुम्हें न जाने किसके साथ बाँध देती। वो आज सारे पर्दे उठा देना चाहता था। अगर मेरे माँ-बाप होते तो मुझे किसी की हिफाज़त की ज़रूरत ना होती, वही मुझे प्रोटेक्ट करते। वो अफ़सुर्दगी से बोली थी। इट्स ओके, कुछ नहीं होता। जो मुश्किलें आनी थी वो आके जा चुकी हैं। अब सिर्फ़ तुम हो और मैं हूँ और हमारी फैमिली, अपकमिंग फैमिली। वो शरारत से बोला था, जबकि हयाम नज़रअंदाज कर गई थी। तुम्हारा कज़न शरीफ इंसान है बहुत, उसने जो किया आम इंसान शायद वही करता। उसे तुम माफ़ कर देना, वो वाक़ई अच्छा बंदा है, लेकिन तुम्हारी कज़न अच्छी लड़की नहीं है। वो उसको न जाने क्या बता रहा था। उसे मुझ पे भरोसा नहीं था ज़ामिन, उसके साथ मैं बचपन से रही, उसे तो ये भी मालूम होता था कि मैं कब किससे बात करती हूँ। मुझे काफ़ी अरसे बाद पता चला था कि मारिया बुरहान में इंटरेस्टेड है। अगर मुझे पहले पता होता, तो मैं खुद पीछे हट जाती। मारिया के साथ बुरहान ही बहुत घटिया इंसान है। वो गुस्से से बोली थी और उसे समझ ना आ रहा था कि ज़ामिन उसका ज़िक्र क्यों कर रहा है। यार वो इतना अच्छा है, देखो अगर वो तुम्हें ना छोड़ता तो हमारी शादी कैसे होती और फिर हम साथ कैसे होते। इसलिए तुम उसे माफ़ कर देना। वो मुस्कुरा के बोला था, जबकि हयाम उसे देखती रह गई थी। आप बहुत ख़राब हैं, वो नाराज़गी से बोली थी। लेकिन तुमने ख़राब बिल्कुल नहीं होना, समझी? वो उसकी छोटी-सी नाक दबाता बोला था, जिस पे वो हँसी थी। रोने के पीछे क्या रीज़न है? अब ज़ामिन घूर के उससे तशवीश ज़दा लहजे में पूछ रहा था। आप रीज़न हैं, क्योंकि आप ही मुझे रुलाते हैं, वो मुँह बना के बोली थी। शर्म नहीं आ रही अब तुम्हें शोहर पे इल्ज़ाम लगाते हुए? वो हैरत ज़दा लहजे में बोला था। नहीं, वो संजीदगी से बोली थी। कोई बात नहीं, अब आ जाएगी। एकदम वो उस पे झुक के शोख लहजे में बोला था। आप पहले मेरा गिफ्ट दें, अपने चेहरे पे हाथ रखती वो बोली थी।
वही तो दे रहा हूँ, प्यार भरा गिफ्ट। वो उसके हाथ चेहरे से हटाता बोला था और उसके गाल को साथ चूमा था। आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है क्या? वो अचानक बोली थी। पहले बताओ तुम्हें है? वो सीरियस लहजे में बोला था। पता नहीं, वो नजरें चुरा गई थी। एक रात तुमने कहा था जो हमारा ख्याल करते हैं उनसे मोहब्बत हो जाती है, इस लिहाज से तुम्हें मुझसे मोहब्बत होनी चाहिए है हयाम। वो वापस लेटता बोला था। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं आपका ख्याल नहीं करती इसलिए आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है? वो शिकवा भरी निगाहों से उसे देख रही थी। अरे नहीं बीवी, तुम्हारी मौजूदगी ही मेरा सबसे बड़ा ख्याल है, खुद की हिफाजत करो, बस यही मेरे लिए सब कुछ है। उसको सीने से लगाता बोला था जबकि वो इस कदर खूबसूरत इजहार पे सुकून से मुस्कुराई थी। खिड़की से अंदर आती रोशनी उसे अपने चेहरे पे महसूस हुई थी। करवट लेकर उसने जगह चेंज की थी और मुंह तकिए में छुपा लिया था, जिसका मतलब ये था कि वो मजीद और सोना चाहती है। रात का गुजरा एक एक पल उसे अपने जहन में चलता महसूस हो रहा था। बेख्याली में वो कंबल हटाकर उठ बैठी थी। क्या इतनी जल्दी सब नॉर्मल हो सकता है? वो बाल चेहरे पे से हटाती सोच रही थी। कमरे में नजर दौड़ाई थी, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था। सामिन उसे कहीं नजर नहीं आया था। इतनी जल्दी कैसे सब ठीक हो गया? बार बार ये ख्याल उसके जहन में आ रहा था। काफी देर सोचने के बाद जब उसे कुछ जवाब ना मिला तो वो पाँव बेड से उतारती चप्पल पहनकर बाथरूम की तरफ चली गई थी। उसे न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि सब नॉर्मल होकर भी नॉर्मल नहीं है, या ये सब दो ज्यादा दिन के लिए नहीं है। जामिन भाई, अब मैं घर जाना चाहती हूँ, आप प्लीज मेरे टिकट्स करा दें या मुझे छुड़वा दें। नाश्ते की टेबल पे वो सारे मौजूद थे। तब सामिया मौका देख के बोली थी। उसका अंदाज काफी संजीदा था। इतनी जल्दी? अभी कल तो आई हो आप, अदील हमदानी नाश्ता करते हुए बोले थे। मुझे मेरे बाबा याद आ रहे हैं, वो सीरियस लहजे में बोली थी। मैंने अंकल से 4 से 6 दिन की इजाज़त ली थी, सो मेरे ख्याल में तुम्हें स्टे करना चाहिए। जामिन को नहीं मालूम था कि वो क्यों जाना चाहती है। बेटा जिद नहीं करती, बच्ची है, नहीं दिल लग रहा दिल तो आप लोग इसे परेशान तो ना करें, तानिया बेगम समझाते हुए बोली थी। हयाम कुछ न बोली थी क्योंकि उसे मालूम था कि वो बहुत जिद्दी है। बेटा ससुराल में क्या करोगी? तब तुम्हारा दिल नहीं लगेगा तो तुम बाबा के पास चली जाओगी क्या? वजीहा शरारती अंदाज में बोली थी, जबकि दारिम चुप करके नाश्ते में मगन था। सामिया की तरफ उससे देखा भी नहीं था, जबकि यही हाल सामिया का था। सामिया की लाइफ में शादी का नाम दूर दूर तक नहीं है वजीहा। हयाम सामिया को देखती बोली थी। सामिया उसे देख के मुस्कुराई थी। आहा, बहरहाल जामिन तुम देख लो सामिया क्या कह रही है। वैसे सामिया तुम रुकती तो अच्छा लगता। वजीहा एहतरामन सुलझे हुए लहजे में बोली थी। जी। वो खामोश हो गई थी। आज उसने यूनी की भी छुट्टी की थी। आधे घंटे से तैयार होकर वो लॉन में बुरहान का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब वो फोन उठा रहा था और ना ही खुद यहाँ आ रहा था। क्या मुसीबत है? कहाँ सो गए हो? वो उसे कॉल मिलाती गुस्से से बुड़बुड़ा रही थी। आज उससे शादी की शॉपिंग के लिए मॉल जाना था। बुरहान को भी उसने ऑफ करने का कहा था। बहुत जिद्दोजहद करने के बाद वो मान गया था। हॉर्न की आवाज़ पे वो उछली थी और तेज़ी से डग भरते भरते लॉन क्रॉस करके बैरूनी गेट तक गई थी। गेट के बाहर बुरहान की गाड़ी देखकर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट फैली थी। वो जल्दी से फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठी थी। उसका कितना बड़ा ख्वाब था कि वो उसके साथ फ्रंट सीट पे बैठे। ये पहली दफ़ा है, आइंदा मैं तुम्हें कहीं भी ले जाने का पाबंद नहीं हूँ। वो जैसे ही गाड़ी में आके बैठी, बुरहान गाड़ी स्टार्ट करता बोला था। वाइट टी शर्ट में ब्राउन जीन्स के साथ वो हैंडसम मालूम हो रहा था। चेहरे पे संजीदा तासुरात उसकी खूबसूरती में इजाफा करते थे। भूरे सिल्की बाल बिना जल के कुछ माथे पे बिखरे थे, कुछ सेट थे, जबकि उसकी काली आंखों पे सनग्लासेस लगा हुआ था। मारिया के सीट बेल्ट बांधते हाथ रुके थे। वो मबहूत सी उसे देखती रह गई थी। तुम इतने गुस्से में ना रहा करो बुरहान, वो उदासी से बोली थी। जब तुम संजीदा हो जाओगी तब मैं गैर संजीदा हो जाऊंगा। वो फीकी मुस्कुराहट उस पे उछालता बोला था। वो कभी भी तो उसे अच्छी न लगी थी। तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी बुरहान, लेकिन ऐसा रवैया नहीं ना। वो लहजे में नमी लाए बोली थी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है और प्लीज हर बार मुझ पे एहसान ना किया करो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकती या वो कर सकती। अपने काम से काम रखा करो। वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाता चिढ़ता हुआ बोला था। सबके सामने कहकर वो पुरसकून हुई थी। कमरे में आकर उसने अपनी चीजें समेटना शुरू की थी। हयाम के लिए उसे बुरा लग रहा था, लेकिन कल रात के बाद उसका दिल ही खराब हो गया था। अभी वो सोचते हुए काम ही कर रही थी कि एकदम उसके कमरे का दरवाजा खुला था। वो आने वाले की तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। समझ चुकी थी कि कौन आएगा, इसलिए खामोशी से अपने काम में मसरूफ रही थी। तुम यहाँ से अपने दिन पूरे किए बिना नहीं जाओगी। पहली और आखिरी दफा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, रिपीट नहीं करूंगा। उसके सर पे खड़े वो हिजयानी अंदाज में धाड़ा था, जबकि सामिया बुत बनी अपनी चीजें समेटने के चक्कर में थी। जल्दी जल्दी उसने अपनी पैकिंग की थी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, या तुम मुझे इतना इजी ले रही हो कि शायद जो मैं कह रहा हूँ वो कर नहीं सकता?
वो उसे मुसलसल नज़रअंदाज कर रही थी, यहाँ तक कि कल रात से उसने उसे देखा भी नहीं था। दारिम को उसका इस तरह से नज़रअंदाज करना अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। तुम्हारी मर्ज़ी की मालिक नहीं हूँ मैं, मेरा जब दिल चाहेगा मैं जाऊँगी और मैं आज ही जाऊँगी। पहले तो तुम ये बताओ कि मेरे कमरे में आने की इजाज़त किसने दी है? वो कपड़े छोड़ के हाथ सीने पे बाँध के बोली थी, उसकी आवाज़ में शदीद गुस्सा झलक रहा था। क्या हर वक्त मर्जी मर्जी लगा के रखती हो? मैंने कल कितने प्यार से समझाया था कि खुद को कवर करके रखना, और रात ही रात तुमने खुद को सोशल मीडिया की जीनत बनाया हुआ है। शर्म तो तुम्हें छू के भी नहीं गुजरी। उसको एकदम कंधों से पकड़कर दारिम ने बेड पे धक्का दिया था और वो एकदम बेड पे जाके गिरी थी। इस उफ्ताद के लिए बिल्कुल वो तैयार ना थी। उसे शदीद गुस्सा था जब उसे सामिया की रात वाली साड़ी वाली पिक्स जामिन के मोबाइल में देखी थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, वो रूहानसी अंदाज में बोली थी। एकदम उससे कोहनियों के बल बेड से उठना चाहा था, लेकिन दारिम लम्हे में उसके नजदीक आकर लेटा था और उसके उठने की तमाम कोशिशें मुस्तरद कर दी थी। मैं तुम्हें छोड़ने लायक कब छोड़ूंगा? इतने करीब से उसके चेहरे के नकूश को वो गौर से देख रहा था। बड़ी बड़ी काली आंखें, तीखी नाक जिनमें जिसमें सिल्वर नोज पिन थी। नोज पिन को देखकर उसका दिल मचलने लगा था कि वो उसे खींच निकाले। यही चीज तो उसे इस मकाम पे ले आई थी। कितनी अट्रैक्शन थी उसमें। उसके बरक्स भरे भरे गुलाबी गुदाज लब, गुलाबी गाल जिसपे खिफ्त के आसार नमूदार हो गए थे। वो हैरान सा इस मुकम्मल हुस्न को देखता रह गया था। 2 पल बाद वो इस ट्रांस सी कैफियत से बाहर आया था। लेकिन चौंका तो तब था जब उसके गुलाबी गालों पे आंसू फैले हुए थे। एकदम वो सीधा होकर बैठा था, शायद वो गलत कर गया था। तुम नहीं जा रही, ओके? वो बेड से उठता नजरें चुराता बोला था, साथ में उसके खुले सूटकेस में से दुपट्टा उठाकर उस पे डाला था। ये डाल कर रखा करो, तुम लड़कियों के लिए ही बना है। वो कहते साथ ही अपना काम करके पीछे से दरवाज़ा बंद करके जा चुका था, जबकि वो तकिए में मुँह छुपा के ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी थी। अपने सामने फैले डॉक्यूमेंट्स को वो ताज्जुब से देख रही थी। मुँह पे उसके संजीदगी और गुस्सा बस गया था। ये अच्छा नहीं किया आपने। वो सारी चीज़ों को दूर हटाती नरूठेपन से बोली थी। अगर तुम राज़ी नहीं हुई तो मैं तुमसे बात करना ख़त्म कर दूँगा हयाम। सामिन के लहजे और अंदाज़ में ज़िद थी। इससे बात करने का क्या ताल्लुक है? वो जी भर के नाराज़ हुई थी। हाँ, तो फिर मेरी कोई अहमियत नहीं है। इट्स ओके, जैसा तुम्हारा दिल करता है वैसा करो। वो बेड से उठता कागज़ात लेकर बोला था। नहीं ना, वो उसका हाथ थाम चुकी थी। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हयाम, वो सँभल के बोला था। लेकिन टॉर्चर आप बहुत करते हैं और तंग भी। वो डॉक्यूमेंट्स लेती साइन करती बोली थी। उसके चेहरे पे एक दर्द था कि वो ये सब नहीं चाहती, लेकिन ज़ामिन की ज़िद पे उसने हार मान ली थी। सुबह के बाद अब वो घर आया था और इस नई ज़िद पर वो अटल सा था, जैसे ये ज़रूरी चाहता हो। लेकिन टॉर्चर आप बहुत करते हैं और तंग भी, वो डॉक्यूमेंट्स लेती साइन करती बोली थी। उसके चेहरे पे एक दर्द था कि वो ये सब नहीं चाहती, लेकिन ज़ामिन की ज़िद पे उसने हार मान ली थी। सुबह के बाद अब वो घर आया था और इस नई ज़िद पर वो अटल सा था, जैसे ये ज़रूरी चाहता हो। एक्चुअली तुम्हें तंग करने की सिर्फ़ इजाज़त मुझे है तभी। डॉक्यूमेंट्स वापस लेकर वो बोला था। क्या मैं आपको कभी तंग नहीं कर सकती हूँ? वो उसकी आँखों में झाँकती मज़बूती से बोली थी। देखो हयाम, वो फ़ाइल बराबर में रखता उसके हाथ थाम कर संजीदा हुआ था। हयाम को लगा था कि शायद उससे कुछ गलत कह दिया हो। हस्बैंड वाइफ में कुछ भी फॉर्मल और पर्सनल नहीं होता। अगर तुम मुझे तंग करना चाहती हो, तो ये हक तुम्हें बिल्कुल है। जब ये बंदा तुम्हारा है, तो तंग करने का हक भी सिर्फ तुम्हें है। और मैं तुम्हारा कौन हूँ? संजीदगी से वो शरारत पे उतर आया था। आपको पता तो है कि कौन है? वो झिझक सी गई थी। मैं भूलने लगा हूँ, अगर तुम याद दिला दो तो मेरी याददाश्त में इज़ाफ़ा हो जाएगा। अब भी वो शायद उसे छेड़ रहा था। अभी हयाम उसको कुछ कहती, एकदम दरवाज़ा नॉक हुआ था और वो पीछे हुआ था। वेट अ मिनट, उसके हाथ छोड़ के बोला था। यस कम। उसने बाहर आने वाले को इजाज़त दी थी। हयाम भी सीधी होकर बैठी थी। मुलाजिम आया था और ज़ामिन को एक पार्सल देकर गया था। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। सुना है कि अगर बीवी को मुँह दिखाए में कुछ दो तो वो हमेशा सँभाल के रखती है। वो बॉक्स उसे थमाकर बोला था। क्या मतलब है आपका? वो बॉक्स लेकर उसे गिफ्ट रैपर से आज़ाद करने लगी थी। मतलब ये कि अब इसे हमेशा सँभाल कर रखना बीवी। बेड पे कोहनियों के बल लेटता वो थके हुए अंदाज में बोला था। हयाम अनसुनी करके बॉक्स पे से रैपर हटा चुकी थी, लेकिन बॉक्स को देखकर वो चौंक के ज़ामिन को देखने लगी थी। फिर से वो हकलाई थी। ऑफ कोर्स, लेकिन मैं यूज़ नहीं करूँगी इसे, वो घबराए हुए चेहरे के साथ बोली थी। लेकिन क्यों? वो लेटे से उठ बैठा था। बस ऐसे ही। उसके चेहरे पे अजनबियत बरसने लगी थी, लेकिन वो उससे वाक़ई डरने लगी थी। ओके, बट इसे अपने पास तो रख सकती हो ना? अब मैं यहाँ से जाऊँगा तो तुम्हें कॉल भी तो करूँगा, तो बात कैसे होगी अगर तुम ये नहीं लोगी तो? वो उसे समझाता बोला था।
कहाँ जाएंगे आप? वो 1 मिनट में ही हरासा हो गई थी और उसके जाने का सुनकर उसे अच्छा सा धचका लगा था। कराची यार, वो मुतमईन सा बोला था। क्यों? वो अजीब नजरों से उसे देखने लगी थी। क्योंकि मेरी जॉब जॉब उधर ही है, तभी। पता तो है तुम्हें। जामिन को उसके बच्चों जैसे सवाल कुछ अच्छे न लगे थे। और मैं पुरुमेद नजरों से उससे जामिन को देखा था और बेध्यानी में मोबाइल का बॉक्स दूर रख के जामिन के हाथ थाम के बोली थी, जानिया, तुम यही मॉम और डैड के साथ स्टे करोगी? वो बमुश्किल मुस्कुराया था। नहीं, मैं आपके बगैर अकेली यहाँ नहीं। उसका सर नफ़ी में हिला था, साथ उसकी आंखों में नमी फैलने लगी थी। यार, तुम्हारा एडमिशन भी तो यहीं करवाया है। मैं आता रहता रहूंगा यहाँ। डोंट वरी, वजीहा है ना, वो तुम्हें अकेला नहीं होने देगी। आंखों से फैलते आंसू वो उसके गालों से साफ करता बोला था। उसे नहीं पता था कि वो इस कदर जज्बाती होगी। ओके, वो उसके हाथ चेहरे पर से झटकती बोली थी। क्या ये सब वो अब बता रहा था उसे या मजाक कर रहा था? उसे समझ ना आई थी। वो एकदम बेड से उठी थी और खड़ी हुई थी। जामिन को बगैर देखे वो कमरे से बाहर निकली थी। उसे लगा था कि उसका सांस बंद हो जाएगा। भागती हुई वो सीढ़ियां अबूर कर गई थी, जबकि जामिन हक्का बक्का देखता रह गया था। कितनी आवाजें उसे हयाम को दी थी, लेकिन उसने अनसुना कर दिया था। वो लॉन में आकर चलती हुई घर की बैक साइड पे बनी गार्डन में आ गई थी। बेंच पे बैठकर वो अपना पसंदीदा मशगला रोने का शुरू कर चुकी थी। वो शायद ज़ामिन से दूर रहना चाहती थी। तभी वो घर के बजाय घर के पिछले हिस्से में आ गई थी। उसका दिमाग माउफ होने लगा था। पाँव बेंच पे रख के हाथ पाँव के गिर्द बांध चेहरा घुटनों में छुपाए वो तेजी से रोने लगी थी। आप यहाँ क्यों हैं? तानिया बेगम जो किचन से निकल रही थीं, हयाम को बाहर जाता देख के वो भी रात में उन्हें अच्छा नहीं लगा था। ज़ामिन की लापरवाही उन्हें अच्छी नहीं लगी थी। इस वक्त तो वो बाहर जाने से सबको मना करती थी, जबकि हयाम तो लॉन के बजाय घर के पीछे आ गई थी। ये हिस्सा सुनसान रहता था। अगर उसे पता चलता कि वो कहाँ जा रही है तो यकीनन उसके पाँव रुक जाते। उसके कंधे पे हाथ रख के बोली थी। हयाम ढीठ बनी वैसे ही बैठी रही थी। तानिया बेगम उसके करीब बेंच पे ही बैठ गई थी। हयाम, क्या हुआ है? इस बार वो लहजे में प्यार समोए बोली थी। कुछ नहीं। उससे जरा सा दूर खिसक के चेहरा उठाकर वो खफा खफा सी बोली थी, जैसे सबसे नाराज हो। जबकि तानिया बेगम ने उसका चेहरा अपनी सिमट किया था। हयाम ने एक नज़र उन्हें देख के नजरें चुराई थीं और चेहरा साफ किया था, जो मुकम्मल तौर पर भीग चुका था। तानिया बेगम उसको देखती रह गई थी। इस अंधेरे में भी चमकता दमकता चेहरा, रेशम जैसे बाल जो उसके कंधे और चेहरे पर फैले हुए थे, बड़ी-बड़ी रोशन आँखें जो रोने की वजह से सुर्ख हो रही थीं, स्याह लंबी घनेरी पलकें, लरसते हुए हो सुर्ख होंठ। वो मबहूत सी हो गई थी। ज़ामिन ने कुछ कहा है? इधर देखिए मेरी तरफ। उसका चेहरा ठोड़ी से थाम कर अपनी तरफ मुतवज्जे करती बोली थी। नहीं। फिर क्यों रो रही हैं आप? आपके डैड को बुलाऊं या वो देख लेंगे आपको फिर? वो उसका रुख फेरना बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर गई थी। उन्हें लगा था कि शायद हयाम को उनका यहाँ बैठना अच्छा न लगा था। नहीं, डैड के नाम पे वो हैरत से उनकी तरफ देख रही थी। आपको पता नहीं है कि यहाँ कितनी ठंड है और आप ऐसे ही बैठी हैं? वो अपनी शाल उतार के उसके गिर्द डालती बोली थी। मुझे नहीं लग रही ठंड, आप वापस ले लें। वो नाराज़गी से बोली थी। अब वो आवाज़ के बजाय दिल ही दिल में रो रही थी। आपको पता है, हमारे घर में बेटियां नहीं रोती हैं और आप वजीहा को देख लें, वो कभी आपको रोती हुई नहीं मिलेगी। आपको मैंने हर बार जब भी देखा है इसी तरह रोते हुए देखा है। ऐसा क्यों? वो संजीदगी से बोली थी। मैं शौक से नहीं रोती हूँ। आपका बेटा मुझे रुलाता है। वो नमी से भरी आंखों से उनको देखती हुई अफसुर्दगी से बोली थी। उसके चेहरे पे बला के तासुरात नुमायां थे। मेरा बेटा? तानिया बेगम हैरत से उसे देखने लगी। जामिन आपको रुलाता है? वो एकदम से मुस्कुराई थी। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। वो उनको मुस्कुराता देखती बदगुमान होने लगी थी। आपने मेरे बेटे को चुना है तो अब उन्हें बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा खुदसर जिद्दी है, लेकिन वो आपको रुला बिल्कुल नहीं सकता। डैम श्योर। हयाम खामोश सी हो गई थी। अब आप बताएं, क्या कर दिया है जामिन ने जो इस तरह आप यहाँ हैं? उसका मुलायम सर्दी से ठंडा पड़ता हाथ थाम के वो बोली थी। ये पहली दफा उन्होंने किया था। न जाने हयाम में क्या था कि वो उसकी तरफ एकदम खींचती चली गई थी। उन्हें उनका रोना उसका रोना उन्हें अच्छा न लग रहा था। यार मॉम, मैंने कुछ नहीं कहा। ये रोने की मशीन है, ऑटोमेटिकली ये काम शुरू हो जाता है। आप परेशान ना हो। जामिन ना जाने कब से वहां था कि उन्हें खबर भी ना हुई थी। अब उससे बर्दाश्त ना हुआ तो वो करीब आ गया था। सुधर जाओ जामिन, वो उसे आंखें दिखाती बोली थी। मॉम, सुधरा हुआ ही हूँ। आपकी बहू थोड़ी सी बिगड़ रही है अब। वो हयाम के बराबर में ही बैठता बोला था और उसके कंधों पे से शॉल उतारता तानिया बेगम को वापस देता बोला था।
अंदर आए दोनों फौरन, डिनर टाइम हो गया है। वो ज़ामिन को देखकर वहाँ से उठ गई थीं और तहक्कुमाना अंदाज में बोलकर चली गई थीं। उनके जाने की देर थी, हयाम वहाँ से उठी थी और जाने लगी थी। ज़ामिन के साथ बैठने का उसका बिल्कुल दिल नहीं था। क्या है बीवी? उसका हाथ थामकर वो बोला था। वो खड़ी अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश में थी कि ज़ामिन ने उसका दूसरा हाथ भी थाम कर उसकी गोद में बिठा लिया था कि हयाम की पुश्त ज़ामिन के साथ लगी थी, जबकि ज़ामिन ने अपना चेहरा हयाम के कंधे पे रखा था। हयाम की तो आंखें ही असल मानों में खुल गई थीं जब ज़ामिन के दोनों हाथ उसे अपने पेट पे महसूस हुए थे। उसका दिल उछल के हलक में आया था। बोलो ना जानिया, ये कोई नया लफ्ज़ पकड़ के बुलाया था, लेकिन हयाम लाचार सी सह रही थी। आप हट रहे हैं कि नहीं? वो हद से ज़्यादा घबराई थी, इस ठंड में भी उसे पसीने से आने लगे थे। कमरे में चलें या यहाँ ठीक है? वैसे ये बेंच भी काफ़ी मज़ेदार लग रही है, तभी तुम कमरे से यहाँ आई थी। वो उसके अमल पे चोट करता बोला था, जबकि हयाम की तो सिट्टी गुम हो गई थी, उसका रोना अब घुटन में बदल चुका था। ज़ामिन के बाजुओं के हिसार में उसे घुटन हो रही थी, जबकि डर उसे मज़ीद लग रहा था। दिल तेज़ी से धड़क रहा था। अब क्या कह रहे हैं? वो हकलाई थी, उसका चेहरा जलने लगा था, दिल किया था यहाँ से भाग जाए। मैं कह रहा हूँ कि आज रात इस बेंच पे ही सो जाते हैं। उस पे गिरफ्त मजबूत करता एक हाथ उसके पेट से हटाता वो उसके कंधे तक लाया था। उसके हाथ हयाम को अभी बहुत खतरनाक से लग रहे थे। मुझे खाना खाना है। वो शर्म से पानी पानी हो रही थी और गार्डन में जामिन की ये हरकतें उसे जला रही थी। और मुझे भी खाना ही है। कंधे पे से उसके बाल हटाकर अब उसकी गर्दन पे हाथ फेर रहा था। उसका अंदाज एकदम संजीदा सा हुआ था। ये क्या कर रहे हैं जामिन? वो रोने वाली हो गई थी, आवाज कपकपा रही थी। मैंने तुम्हें कितनी आवाज़ें दी थी बीवी, जब तुम कमरे से जा रही थी। कमीज़ की बैग पे लगी ज़िप पे हाथ रखता वो पूछने लगा था। यहाँ हयाम शर्म से पानी पानी हो गई थी। वो उसे मना करती तो जामिन ने उसकी कौन सा सुननी थी। आंसू उसके हलक में फंसे थे, बहुत बहुत सारी। वो बेआवाज़ रो रही थी, आंखें बंद करके वो चुप सी हो गई थी। मेरी बात को तुमने अनसुना कर दिया जानिया, वो गुस्से से बोला था। हयाम की आवाज़, रोने की आवाज़ अब हिचकियों में बदली थी जब उसे ज़िप खुली हुई महसूस हुई थी। अभी वो मज़ीद कुछ करता, उसके रोने की आवाज़ सुन के फ़ौरन होश में आया था और उसको बेंच पे वापस बिठाया था। आई वॉज़ जस्ट जोकिंग। उसके झुके सर पे से बाल संवारता वो बोला था। उसका रोना अब उसे अज़ियत देने लगा था। आप मज़ाक करते वो हिचकियाँ लेती खफगी के भरपूर तासुरात चेहरे पे सजाए बोलने की कोशिश कर रही थी। मेरी जान निकाल देते हैं। अब उसे वाक़ई सर्दी सी लगी थी, सर्दी के मारे वो कँपकँपा रही थी। ओए मेरा बच्चा, वो उसके बच्चों जैसे तासुरात, लहज़े, स्टाइल पे उसको सीने से लगाता मुस्कुराता बोला था। हकीकत में वो मज़ाक ही कर रहा था, लेकिन वो इतनी सीरियस हो जाएगी उसे पता नहीं था। तुम्हें भूख लग रही है, पहले खाना खा लेते हैं, फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। उसे उसके बाजुओं में गरमाइश का एहसास हुआ था, लेकिन ज़ामिन ने उसे यकदम गोद में उठाया था और बाजुओं में भर के अंदर की जानिब ले गया था। कमरे की बालकनी में खड़ा ग्रिल पे हाथ रखे लॉन में झांकते हुए वो ज़ामिन के इंतज़ार में था। हाँ, बोल भाई। बालकनी के अंदर आते हुए ज़ामिन लकड़ी की जदीद तर्ज से बनी हुई कुर्सी पे बैठा था। तुम भी चल लेते तो अच्छा होता, अब सब मुझे अकेले देखना होगा। दारिम अब ग्रिल से टेक लगाकर सीने पे हाथ बांधता बोला था, नजरें उसकी जामिन के चेहरे पे थी। एक हफ्ता दो मुझे, फिर मैंने आ ही जाना है। टांग पे टांग जमाए वो आरामदेह हालत में बैठा था, जबकि एक हाथ में उसके कॉफी का मग था। अजीब हो तुम यार। वो कुर्सी पर आकर बैठा था वो और उसके हाथ से कॉफी का मग लिया था। काम देख लेना तुम, ओके बेटे, और ज़रा मेरी साली को सही से लेकर जाना, तुम्हारी शिकायतें आई हैं मेरे पास। जामिन ने उसके चेहरे को गौर से देखता तशवीश ज़दा लहजे में बोला था। रियली? मैंने क्या उसे बीच रास्ते में छोड़ा था जो उसने तुमसे शिकायतें की हैं? दारिम को शायद लगा था कि वो जामिन को सब बता चुकी है, लेकिन जामिन से कौन सा वो डरता था। अरे मेरा मतलब है कि तुम इसे तंग नहीं किया करो। अगर कुछ कह नहीं रहा तो ये मतलब नहीं है कि तुम औकात से बाहर आओ और फ्री हो जाओ। जामिन ने सख्त लहजे में कहा था। यार हमारी लड़ाई हो जाएगी अब। दारिम को अच्छा न लगा था। उस लड़की के लिए तुम मुझे ये नहीं कह सकते, अगर मसला है तो खुद ले जाओ। वैसे भी तुमने ही मुझे लाने का कहा था। मुझे बिल्कुल कोई शौक नहीं है कि उस हुस्न की मलिका का ड्राइवर बनने का। दारिम तब के बोला था। मतलब तुम ये समझते हो कि वो हुस्न की मलिका है? जामिन महजूज हुआ था। शट अप जामिन, वो उसे देखता रह गया था। मॉम, इस सब की क्या ज़रूरत है? बुरहान लंच के बाद अपने कमरे में आया तो एकदम हिल के रह गया था। अपने कमरे को इतना डेकोरेट देख के उसे अच्छा नहीं लगा था। बेटा ये तो करना ही था। वो एक दो चीज़ें समेटती बोली थी। व्हाट यू मीन? मेरा ऐसा कोई इरादा मूड नहीं था मॉम, वो चिल्लाया था। अपने बेडरूम को पूरा सजा हुआ देख के वो चिढ़ गया था।
तुम्हारा इरादा नहीं था, लेकिन मारिया के तो अरमान होंगे ना। और वैसे भी हयाम के टाइम तुमने एक एक चीज़ खुद डेकोरेट की थी। बेटा, लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं। अपने लहजे को धीमा रखना और अब रेस्ट कर लो, फिर सैलून चले जाना। मैं सारा सामान भिजवा देती हूँ ड्राइवर के साथ। उसके कंधे पे हाथ रखकर आरजू बेगम ने अपनी तरफ से बेहतरीन तरीके से उसे समझाया था। लेकिन मॉम, इससे ज़्यादा मुझसे उम्मीद ना रखें आप। चाहते हुए भी मैं उसे वो मकाम नहीं दे सकूंगा जो देना चाहिए एक बीवी को। वो थके हुए अंदाज में सोफे पर बैठा था। औरत में इतनी ताकत होती है कि वो मर्द को अपनी तरफ रागिब कर ही लेती है। वक्त लगेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। आज उसकी बारात का डे था। उनकी शादी बिल्कुल सिंपल रखी गई थी। बुरहान उनकी बात सुनकर चौंक सा गया था। क्या वो इतनी जल्दी उसकी तरफ रागिब हो जाएगा? उसका दिमाग कल रात से यही सोच रहा था। ना जाने किस तरह वो रात में रिएक्ट कर सकेगा। फ्रंट सीट पे बैठी वो मोबाइल में गुम, हेडफोन कान से लगाए मुस्कुराए जा रही थी। दारी में एक बार फिर उसको ड्रॉप करने के लिए कुर्बानी का बकरा बना हुआ था, और फिर इतने लंबे सफर में उसे बोरियत का एहसास हुआ था। वो चाहता था कि वो सब छोड़कर उसकी कम से कम बोरियत ही खत्म कर दे। अब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। जब उसने सामिया के मोबाइल हाथ से मोबाइल छीना था और डैशबोर्ड में फेंका था, जब सामिया ने पल भर में दारिम को देखा था जहां संजीदगी छाई हुई थी, और फिर अपने फोन को जो डैशबोर्ड पे पड़ा था। अपने कानों से उसने हेडफोन्स हटाए थे और अपना हाथ डैशबोर्ड की तरफ बढ़ाया था। खबरदार, जो तुम्हारा हाथ इस तरफ आया। उसका डैशबोर्ड की तरफ बढ़ता हुआ हाथ थाम के वो गुस्से से बोला था। ये क्या बदतमीजी है? मेरा फोन क्यों लिया है तुमने? सामिया एकदम रोहांसी सी होकर बोली थी। दारिम से वो थोड़ा झिझकने और डरने लगी थी। जब से उसने जो तमाशे किए थे, तब से वो जरा तमीज में आ गई थी। बदतमीजी कब है ये? उसके हाथ को अपने हाथ से दबाता वो बोला था। सामिया को उसकी गिरफ्त में सख्ती सी महसूस हुई थी। मेरा हाथ तो छोड़ दो, वो मिन्नत भरे लहजे में बोली थी। दारिम ने उसका हाथ छोड़ा था। अब तुम अपने मोबाइल को हाथ नहीं लगाओगी, दारिम अटल लहजे में बोला था। क्यों? सामिया ने फौरन पूछा था। क्योंकि मुझे भूख लगी है और तुम मुझे जल्दी से कुछ खिलाओ। वो उसको देखता तंजिया मुस्कुराहट समेत बोला था। मैं खिलाऊं? सामिया ने खुद की तरफ इशारा करके बोला था, जैसे यकीन दहानी करना चाहती हो। यस, तुम जल्दी करो, वो हामी भरता बोला था। गाड़ी कुछ देर रोक लो और खुद खा लो, वो अपनी तरफ से सही मशवरा देती बोली थी, क्योंकि वो हद से ज्यादा अब कंफ्यूज सी हुई थी। दारिम की नजरें उसे घबराने पे मजबूर कर देती थी। तुमसे मशवरा नहीं मांगा है मैंने, उसने सामिया को आंखें दिखाई थी। ना चाहते हुए वो सीट पीछे करके बैक सीट से खाने के पैकेट उठाकर उन्हें छानने लगी थी। काफी देर छानने और सोचने के बाद उसने सैंडविच का रैपर उठाया था। बाकी कुछ और खिलाना तो उसके लिए मुश्किल था। सैंडविच वो बासानी दूर से पकड़ के उसे खिला सकती थी, ये सोचते हुए उसने सैंडविच चूज किया था। दारिम उसको वक्फे वक्फे से देख रहा था। सैंडविच को रैपर से आज़ाद करके उसने कॉर्नर से पकड़ा था और दारिम के मुंह की तरफ बढ़ाया था, और अपना हाथ काफी दूर रखा था कि उसके मुंह से टच ना हो सके। ज्यादा होशियारी मत करो, इस तरह जानवर खाते हैं, मुंह से तोड़ तोड़ के। हाथ से छोटे छोटे पीस करके निवाले की शक्ल में मेरे मुंह में डालो। दारिम उसको तेज नजरों से देखता बोला था कि सामिया ने उसकी आवाज से डर के फौरन हाथ पीछे किया था। कितने साल की हो तुम? बहुत छोटी हूँ तुमसे, वो सैंडविच के निवाले तोड़ती मुंह बना के बोली थी। उसके चेहरे पे खफगी के तासुरात बिखरे थे। एक्स्ट्रा जवाब ना दिया करो, जितना पूछा जाए वही बताया करो। ज्यादा बोलने वाली लड़कियां किसी जहर से कम नहीं होती, वो चिढ़ा था। 20 की हो जाऊंगी 8 महीने बाद, एक निवाला वो उसके मुंह की तरफ बढ़ाती बोली थी। कब तक शादी करने का इरादा है तुम्हारा? वो खाता हुआ बोला था। उसे लगता तो था कि वो टीनेजर है, लेकिन जितनी वो तेज थी उससे वो अच्छी खासी 22-21 साल की लड़की लगती थी। तो क्या मतलब है? उसकी आवाज लड़खड़ाई थी। किस उम्र में शादी करोगी? अब वो जोर देता बोला था। 25, वो हकलाई थी। उसे समझ आया था कि क्यों पूछ रहा है। क्या पागल हो गई हो? इतना इंतजार? वो एकदम बेसाख्ता बोला था। मेरा मतलब है, लड़कियों की शादी की उम्र 20 सबसे अच्छी होती है। फिर बड़ी उम्र में दुल्हन बन के अच्छी नहीं लगोगी। अपनी तरफ से वो समझाता बोला था। वो उसे नहीं बल्कि खुद को समझा रहा था। मतलब अब तुम बताओगे कि मैं कब अच्छी लगूंगी दुल्हन बनकर और कब नहीं? वो कड़े तेवर लिए उसे देखने लगी थी। दारिम जरा सा मुस्कुराया था। कुछ नहीं, खाना खिलाओ तुम, वो नजरअंदाज कर गया था। क्या कर रही हो? आय हाय, हयाम की बच्ची, तुम पढ़ने जाओगी? वजीहा ऑफिस से आकर उसके बेडरूम में ही चली आई थी। हयाम बेड पर किताबें बिखराए बैठी थी, जो जामिन ने उसे कुछ देर पहले कोर्स की बुक्स लाकर दी थी। उसकी आवाज पे उसने ध्यान किताबों की तरफ से हटाया था। तुम मजाक उड़ा रही हो मेरा? वो वजीहा के खिलते चेहरे को देखते हुए बोली थी। देखो बहन, तालीम एक जेवर है और ये जेवर सबके पास होना चाहिए, वो आंख दबाती मजाकिया लहजे में बोली थी। जामिन ने उसे बताया था कि वो हयाम पढ़ने पे राजी नहीं थी, लेकिन जामिन ने जबरदस्ती की। शादी के बाद पढ़ के मैं क्या करूंगी? हयाम मुंह बना के बोली थी। उसे बहुत अजीब सा लग रहा था।
ज़रूरी तो नहीं है ना शादी के बाद बच्चे ही पाले जाएँ। अगर तुम्हें बच्चे ही पालने हैं तो कोई बात नहीं, ज़ामिन को बुला के बोल दो कि अब मेरी उम्र बच्चे पालने वाली है, मुझे नहीं पढ़ना। वजीहा काउच पे बैठी सीरियस लहजे में बोली थी। आहिस्ता बोलो वजीहा, बाथरूम में ही है वो। वजीहा की तेज आवाज पे वो जोर से बोली थी। बच्चे के लफ्ज पे उसका चेहरा सुर्ख सा हुआ था। तो आएगा बाहर तो यही बोलूंगी मैं, वो जिद्दी लहजे में बोली थी, जबकि हयाम सर पकड़ के रह गई थी। वजीहा तुम अभी जाओ, कल आना, अभी वैसे भी रात हो गई है। हयाम सोफे से खड़ी होती जल्दबाजी में बोली थी, कुछ भरोसा भी ना था। वैसे भी ये तीनों दोस्त बहुत बेबाक थे। अरे ज़ामिन को तो बाहर आने दो यार, वजीहा आंखें निकाल के बोली थी। नहीं तुम जाओ। वो ज़बरदस्ती करते हुए उसे कमरे से निकाल चुकी थी। उसको कमरे से निकाल के वो सुकून में आई थी। ज़ामिन तो था ही बेशर्म बेशर्म, वजीहा भी कम ना थी, ये उसका तज्जिया था। रेड कलर्ड की कमर तक आती शर्ट में गोल्डन काम से भरे लहंगे को जेब तन किए ब्लैक दुपट्टा जिसके कॉर्नर्स गोल्डन रंग के काम में थे, बालों का लूज जूड़ा जबकि चेहरे पे बिखरी शरारती लटें, माथे पे माथा पट्टी सेट किए सुर्ख लिपस्टिक समेत लाइट मेकअप किए वो हसीन लग रही थी। आज के दिन वो खुद से तैयार हुई थी। उसने बिल्कुल भी कोशिश ना की थी कि पार्लर जाकर तैयार हो। वैसे भी वो मल्टी टैलेंटेड थी। खुद को सँवारना अच्छी तरह आता था। आज के दिन वो बेहद बेहिसाब खुश थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि पंख लगाकर हवा में उड़े। कुछ देर पहले उनका निकाह हुआ था और अब वो उसकी बीवी मिसेज़ मारिया बुरहान बने। बुरहान और अपने कमरे में मिरर के सामने खड़ी इस चौंका देने वाले रूप को देख रही थी। दरवाजे की तरफ आते कदम को सुनकर वो फौरन बेड की तरफ भागी थी और घूंघट डालकर बैठ गई थी। आने वाले लम्हात के लिए उसका दिल बलियों की तरह उछल रहा था। चेहरे पे खूबसूरत तबस्सुम था। बुरहान दरवाज़ा खोलकर अंदर आया था और दरवाज़ा लॉक्ड किया था। मारिया का ना चाहते हुए भी दिल जोरों से धड़क रहा था। इतनी बोल्ड होने के बावजूद भी वो घबरा सी गई थी। फितरी शर्मो हया उसके चेहरे पे फैल गई थी। दरवाजे से टेक लगाए वो खड़ा हो गया था जैसे खुद को कंपोज कर रहा हो, जबकि मारिया के लिए ये लम्हे गुजारना मुश्किल से हो रहे थे। फिर वो एकदम उसके पास आने के बजाय बाथरूम की सिमत बढ़ गया था और लॉक्ड कर लिया था। मारिया ने घूंघट हटाकर कमरे को देखा था। मोमबत्तियों की रोशनी से रोशन, ये फूलों से महकता कमरा कौन नहीं चौंकता, लेकिन बुरहान को तो फर्क ही नहीं पड़ा। वो बैठ के इंतज़ार करने लगी थी। 10 मिनट बाद वो नाइट गाउन में वापस आया था और अब भी वो उसके पास ना आया था, बल्कि बेड की अपनी साइड जाके बैठ गया था। शायद उसको मारिया के मुकाबिल बैठना चाहिए था, लेकिन उसका दिल भी ना किया था कि मारिया पे नज़र भी डाले। मारिया प्लीज़ चेंज योर ड्रेस, बैकग्राउंड से टेक लगाता कंबल पाँव पे फैलाता बोला था। मारिया ने अचंभे से उसकी तरफ देखा था कि सुनने में गलती हुई हो। बुरहान, मारिया ने हल्के से कहा था। यार आई वांट टू स्लीप राइट नाउ, हम सुबह बात कर लेंगे। आंखों पे बाजू रखता वो मोहतात अंदाज में बोला था। मारिया को न जाने क्या हुआ था। बुरहान की इस हरकत पे उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। वो बेड से उठी थी। इसी वक्त बुरहान भी मुतवज्जे हुआ था। चूड़ियों पायल की आवाज़ पे उसका ध्यान न चाहते हुए भी उसकी तरफ गया था। मारिया ने दुपट्टा सर से उतार कर बेड पे रखा था जहाँ से वो उठी थी और अलमारी की तरफ चली गई थी। बुरहान की तरफ अब उसका ध्यान बिल्कुल भी ना था, जबकि बुरहान उसके दो आदशाह रूप को देखकर मबहूत सा हुआ था। लेकिन जल्द ही वो खुद को कंपोज करता आंखें मूंद गया था, जबकि वो ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई थी। शाम को वो सही सलामत सामिया को ड्रॉप कर चुका था और 2 दिन के लिए वो लाहौर ही में स्टे करने का इरादा रखता था। इब्राहिम साहब से बैठकर उसने आज अच्छी खासी बातें की थी, जिसमें उसे मालूम हुआ था कि वो फलाह यूनी में पढ़ाते हैं। एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पे फैली थी। पिछले काफ़ी टाइम से वो सामिया को ही सोच रहा था। वलीमे वाले दिन शायद उसने गलत किया था, लेकिन बाद में ये तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, वो हंस दिया था। सुबह उठ के वो बेदार हुआ था। जल्दी-जल्दी वो तैयार हुआ था और गाड़ी लेकर मिशन नंबर 1 के लिए निकला था। हर्ष ड्राइविंग करते हुए वो यूनी के घर दाखिली गेट तक पहुंचा था। गाड़ी पार्क करके वो बाहर निकला था, ग्लासेस आंखों पे लगाए थे और आगे की तरफ बढ़ा था। इब्राहिम साहब के बताए हुए वक्त पे वो आ गया था। इस वक्त वो फ्री होते थे। उनके ऑफिस का दरवाज़ा नॉक किया था। इजाज़त मिलने पे वो अंदर आया था। अस्सलाम वालेकुम। वो कुर्सी पे बैठता हुआ सलाम और दुआ करने लगा था। कॉफ़ी, चाय या जूस? फ़ोन हाथ में उठाते इब्राहिम साहब बोले थे। अंकल बस आपका कुछ कीमती वक्त। दारिम के जवाब पे वो लाजवाब से हुए थे। मुस्कुराते हुए कॉफ़ी का ऑर्डर किया था। और टीचिंग के अलावा आपको सियासत में इंटरेस्ट है अंकल? वो बेतकल्लुफ़ी से बोला था। नहीं, लेकिन जो लोग सियासत करने की कोशिश करते हैं, फिर ना चाहते हुए भी मुझे दिलचस्पी हो जाती है। वो मुअद्दबाना अंदाज में बोले थे। केमिस्ट्री क्या सोच के अंकल आपने ली? मतलब इन केमिकल्स के साथ कैसे खेल लेते हैं? वो किसी तरह उनको अपने हाथों में लेना चाह रहा था। वो कहते हैं ना, जो चीज़ नसीब में हो उससे प्यार हो ही जाता है। पढ़ना फिजिक्स चाहता था, मिली केमिस्ट्री और फिर केमिस्ट तक का सफ़र, वो बोले थे।
आप बताएं अपने बारे में, क्या पढ़ा है आपने, क्या करते हो? स्टूडेंट्स की असाइनमेंट पे साइन मारते वो बोले थे। मैं आवाम की खिदमत करता हूँ अंकल। पढ़ा कुछ खास नहीं, ग्रेजुएशन किया रो रो कर। फिर 2 साल अटेम्प्ट देकर सीएसएस किया और फिर फोर्स ज्वाइन कर ली। असाइनमेंट्स को गौर से देखता वो बोला था, सीएसएस भी रो रो कर किया है क्या? वेरी इम्प्रेसिव। उनका हाथ रुका था और अब वो उसकी तरफ देखते बोले थे। उनकी बात पे वो हंसा था। अरे नहीं अंकल, मेरी कज़न है वजीहा, उसने मुझे और ज़ामिन को पढ़ने में बहुत मदद की, मतलब इंटरेस्ट डेवलप किया। मैं भी यही कह रहा हूँ कि सीएसएस इज़ नॉट अ इजी गेम। वो होले से मुस्कुराए थे। अच्छा अंकल, मैं आपको कैसा लगता हूँ? एक हाथ से अपने बाल संवारता, ब्राउन जैकेट का कॉलर ठीक करता, चेहरे पे संजीदा तासुरात समेट कर वो बोला था। इब्राहिम साहब उसको देखकर होले से मुस्कुराए थे। आप तो बहुत नेक बच्चे हो। वो उसके बाल अपने हाथ से बिगाड़ते बोले थे, जिसकी वजह से उसके सेट किए बाल फिर से माथे पे बिखरे थे। सॉरी। क्या मुझे नेक लड़की मिल जाएगी फिर? वो कहते कहते रुका था, जबकि इब्राहिम साहब ने एकदम चौंक के उसे देखा था। मेरा मतलब है अंकल, क्या मैं इतना नेक हूँ कि कोई भी बाप मुझे अपनी बेटी बआसानी दे दे? उनके हाथ थाम कर वो तकल्लुफ भरे अंदाज में बोला था। इतना अच्छे वेल पोस्ट पर हो, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, फोर्स साथ है, तो फिर बिल्कुल कोई भी बाप आंख बंद करके अपनी बेटी दे देगा। वो बोले थे, जो बोले थे सच बोले थे। क्या आपको मुझ पे भरोसा है अंकल इतना? अगर आप पे भरोसा ना होता तो अपनी जान से अजीज बेटी को अकेले आपके साथ इस्लामाबाद ना भेजता। वो उसे एतमाद दिलाते बोले थे। अंकल थैंक्स। वो खुश सा हुआ था, लेकिन फिर एकदम घबराया था। अंकल, मैं कहना चाहता हूँ कि वो इतना कॉन्फिडेंट होकर भी घबरा गया था। हम्म। उन्होंने उसे तसल्ली दी थी ताकि वो अपनी बात पूरी कर सके। इन सिंपल वे अंकल, मुझे आपकी बेटी चाहिए हमेशा के लिए, क्या आप देंगे? वो आंखें बंद करता बोला था। इब्राहिम साहब बिल्कुल न चौंके थे। इतनी उम्र में वो लोगों के लहजे, नीयत सब जज कर सकते थे। वैसे भी वो समझ चुके थे कि वो क्या चाहता है। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? जी अंकल, मैं कोई टीनेजर थोड़ी हूँ, कोई एफबी का फेक सा टीनेजर बिल्कुल नहीं हूँ। 27 साल का मेच्योर लड़का हूँ। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। वो अब ज़रा कॉन्फिडेंस से बोला था। आपकी फैमिली कहाँ है फिर? अंकल, फिर पहले मैं खुद आपको इम्प्रेस करना चाहता हूँ। फैमिली का क्या है, रात तक मेरी फैमिली आपके घर मौजूद होगी। लेकिन आप पहले मुझसे इम्प्रेस तो हो जाएं, मुझे अंडरस्टैंड कर लें, मेरे इमोशंस देख लें। तो फिर आप फैमिली को कब लेकर आएंगे? वो मुस्कुराहट जब्त करके बोले थे। जब आप कहें। ओके बेटा, मैं टेक्स्ट कर दूंगा, अभी लेक्चर का वक्त हो गया है। कुर्सी से उठते हुए वो फाइल उठाते बोले थे, जबकि दारिम उन्हें देखता रह गया था। उनके जाने के बाद वो खुल के हंसा था। खिड़कियों से आती रोशनी से उसकी आंख खुली थी। करवट लेकर वो बैठ गया था। बेड पे नया इजाफा देखकर उसे जरा सा भी अच्छा न लगा था। कंबल हटाता वो नहाने की गर्ज से बाथरूम चला गया था। मारिया सोई जागी कैफियत में उसे देखती रह गई थी। जामिन को ऑफिस भेजकर वो बेडरूम में आई थी। 2 दिन बाद उसने जामिन का दिया हुआ मोबाइल चेक किया था। व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टा, स्नैप, इमो, हर तरह का ऐप पहले ही स्टोर था। यहाँ तक कि व्हाट्सएप भी बना हुआ था। उसका ध्यान हमेशा की तरह फेसबुक पे गया था। डरते डरते उसने ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन किया था। नोटिफिकेशन भुलाकर बस वो आईडी को डीएक्टिवेट करना चाहती थी। अभी उसने ऑन ही की थी कि मैसेंजर पे रिंग हुई थी। नोटिफिकेशन देख के एक नज़र उसने कमरे के दरवाजे पे डाली थी, जो बंद था। मैसेंजर को ओपन करने के बाद उसकी पहली नज़र पहली चैट पे पड़ी थी, जहां उसे अभी अभी टेक्स्ट मौसूल हुए थे। चैट का नाम देख के उसका दिल शदीद बुरा हुआ था। उसे नहीं पता था कि मारिया ने उसे क्यों मैसेज किए हैं। उसका इरादा सीन करके छोड़ देने का था। तभी उसने उसकी चैट खोली थी, लेकिन मारिया की तरफ से भेजी गई तस्वीर देखकर उसको हैरत का शदीद झटका लगा था। ये कुछ रिसेंटली पिक्चर्स थी जो मारिया और बुरहान की बारात की थी। उसका दिल तो किया था कि मारिया को कोई अच्छा सा जवाब दे, लेकिन तस्वीर देख के ही उसका दिल डूब सा गया था। तस्वीर कुछ इस तरह की पोज की थी कि वो देख के दंग रह गई थी। चैट बैक करके उसने मज़ीद चैट्स देखी थी और अब नीचे वाली चैट देखे उसके चेहरे का रंग उड़ सा गया था। ये ये क्या है? वो एक हाथ मुँह पे रखती बेहोश होने को थी। जिस चीज़ की वज़ह से उसने मोबाइल ही तोड़ दिया था, अब उसे देख के हाथ ठंडे पड़ने लगे थे। एकदम दरवाज़ा खुलने पर उसका रहा-सहा सुकून भी ख़त्म हो गया था। मोबाइल हाथ से फिसल के ज़मीन पे गिरा था, जबकि वो खुद आने वाले को अचानक देख के खड़ी हो गई थी। हाय! क्या हुआ? ज़ामिन दरवाज़े को खोलकर अंदर आया था और कबर्ड की तरफ बढ़ता हुआ बोला था, जबकि हयाम ने उसको कबर्ड की तरफ बढ़ता देख के मौका से फ़ायदा उठाकर पाँव की मदद से मोबाइल बेड के नीचे किया था। आप कैसे आ गए? चेहरे को दोनों हाथों से साफ करती वो उसकी तरफ ही गई थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ऑफिस के लिए निकला था और अब उसे देख के वो अच्छी खासी चौंक गई थी। क्यों नहीं आ सकता? कबर्ड में कुछ तलाश करता वो बोला था। ऐसी बात नहीं है, वो खुद को नॉर्मल करती बोली थी।
ओके, एक काम करोगी प्लीज़? न जाने कौन-सी फाइल उसे कवर से निकाली थी। जी। डैड के रूम में से लैपटॉप लेकर आ जाओ प्लीज़, बेड पे बैठता वो मसरूफ़ से अंदाज़ में बोला था। हयाम बेड के नीचे नज़र डालती वहाँ से गई थी, उसे समझ नहीं आया था कि वो यहाँ क्यों आया है। अभी वो फाइल पढ़ ही रहा था जब मोबाइल बीप हुआ था। उसने अपना मोबाइल कोट की जेब से निकाल के चेक किया तो वो बंद था। करीब से आती आवाज़ सुन कर के वो उठा था, उसका ध्यान बेड से नीचे आती आवाज़ पे गया था। पैंट की पॉइंची फोल्ड करता वो नीचे बैठा था और बेड के नीचे झाँका था। हयाम का बजता मोबाइल देख के उसे उठाया था। वो कॉल देख ही रहा था जब हयाम ने एकदम झपटने के अंदाज से उसे लिया था। क्या हुआ? वो एकदम बुरा-सा मान गया था। वो सामिया की कॉल है। मैसेंजर पे कॉल देख के वो बोली थी। मोबाइल उसने ज़ामिन से दूर ही कर लिया था कि ज़ामिन स्क्रीन भी ना देख पा रहा था। ओके, बट इतना घबराने की क्या ज़रूरत है? लैपटॉप बेड से उठाता वो बोला था जो हयाम लाई थी। हयाम ने जल्दी से मैसेंजर को बंद किया था कि आइंदा ना आ सके। ओके, मैं वापस जा रहा हूँ, रात में बात करते हैं। उसका ठंडा चेहरा थपथपा के वो चला गया था, जबकि हयाम की रही सही जान बची थी। पिछली रातों से वो मुस्तकिल सर्चिंग में लगा पड़ा था। काफ़ी तरह की एविडेंस लेकर उसने पूरा केस असाइन किया था। काम ये ज़ामिन का था, लेकिन उसने ज़ामिन को रेस्ट दिया था। फ़िलहाल खुद पे एक नज़र डाल के उसने शीशे की मदद ली थी। ब्लैक जीन्स पे ब्लैक शर्ट और ब्लैक ही जैकेट पहने, मुँह मास्क से ढाँपे, सर पे ब्लैक कैप लिए वो तैयार था। दराज से पिस्टल निकाल के जैकेट में डाली थी। अपने डॉक्यूमेंट्स वो पहले ही रख चुका था। होटल रूम का दरवाज़ा लॉक्ड करके वो होटल से बाहर आया था। अपनी जीप में बैठकर जीप उससे दौड़ाई थी। लाइट पिंक मैक्सी ज़ेब तन किए वो कमरे में चक्कर लगा रही थी। बैठना तो उसे बेड पे चाहिए था, लेकिन आज जो बुरहान ने उसके साथ किया था, वो सोच-सोच कर उसका दिमाग खराब हो रहा था। आज उनका वलीमा था, लेकिन उसे किसी की वाक़ई ही मौत लग रही थी। तुम चाहते क्या हो बुरहान? जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था, वो उसकी तरफ लपक पड़ी थी। शौहर का कोई इस तरह इस्तेमाल करता है क्या? वो अपने ग्रे कोट के बटन खोलता शैतानी मुस्कुराहट सजा के बोला था। ओह वाओ! तो बुरहान साहब ने आखिर मान ही लिया कि वो मेरे शौहर हैं। वो अपने हाथों से क्लैप करती तंज़ से बोली थी। बदकिस्मती से मैं तुम्हारा शौहर ही हूँ अब तो। बिना उस पे कोई गलत नज़र डाले वो सोफ़े पे बैठा था और कोट सोफ़े के एक तरफ डाला था, जबकि अब वो झुक के शूज़ उतार रहा था। हाँ, तो आज जो तुमने किया, क्या कोई एक दिन का शौहर इस तरह करता है? वो उसके सर पे खड़ी चिल्लाई थी। बुरहान ने जूते साइड करके एक नज़र उस पे डाली थी, जो गुस्से से बिपरी उसके सामने खड़ी थी। पिंक नेट की मैक्सी में वो लाइट से मेकअप के साथ बिना किसी ज्वेलरी के कोई परी सी लग रही थी, जबकि पूरे फंक्शन में उसके वजूद पे किसी किस्म का कोई दुपट्टा ना था और मैक्सी के अगले पिछले गले बेहद डीप थे। बालों को रोल किए वो पुरकशिश तो दिखाई दे रही थी, लेकिन फौहश मॉडल ज़्यादा लग रही थी। बुरहान ने उस पे गहरी नज़र डाल के उसका हाथ एक तरह से झटके से पकड़ा था कि वो एकदम संभल ना पाई थी और उसके ऊपर आ गिरी थी। उसकी कमर में हाथ डाल के सोफे पे लिटाया था और गुस्से से खुद उस पे झुका था। मारिया तो इस सिचुएशन को समझ ही ना पाई थी, एकदम घबरा सी गई थी, सारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया था। ये कैसी ड्रेसिंग की है तुमने आज? क्या कोई बीवी इतनी बेशर्म हो सकती है? सॉरी, क्या कोई एक दिन की दुल्हन इतनी बेशर्म हो सकती है कि उसके सर पे से दुपट्टा ही गायब हो जाए? अपना लिबास तुमने देखा है? उसके चेहरे पे एक थप्पड़ लगाता वो गोया हुआ था। शिद्दत गुस्सा अरूज पे था। मारिया को समझ ही ना आया था हुआ क्या है। अपने चेहरे पे पड़ने वाला हाथ उसकी आंखों में नमी ज़रूर ले आया था। कितनी बेहया हो तुम मारिया। अब उसके मुंह का जबड़ा अपने हाथ में सख्ती से पकड़ा हुआ था, जबकि मारिया का चेहरा गुलाबी से सुर्ख हुआ था। आंसू उसके गालों पे फैल चुके थे। बुरहान को इतना गुस्सा कभी ना आता, लेकिन जिस तरह पूरे फंक्शन में सबकी नज़र उस पे थी, उस सब ने उसे जला के रख दिया था। मारिया पे और फिर खुद पे भी उसे बहुत गुस्सा आया था। अभी उसका गुस्सा बिल्कुल कम ना हुआ था जब उसने मारिया का बाजू पकड़ के उसे झटके से उठाया था और साथ घसीटता हुआ बालकनी की तरफ ले गया था। वो बेजान चीज की तरह उसके पीछे चली आई थी। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है, लेकिन आइंदा तुमने इतनी नाजेबा हरकतें की तो तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। नोट डाउन इन योर माइंड। उसका हाथ बालकनी में छोड़कर वो बालकनी का दरवाजा बंद कर चुका था। बुरहान, दरवाजा खोलो। वो एकदम से होश में आई थी जब वो उसे बालकनी में अकेला छोड़ के कमरे में जा चुका था। भाड़ में जाओ मेरी तरफ से। शर्ट के बटन खोलकर उसने खुल के सांस लेना चाहा था। टाई और शर्ट उतार के एक तरफ डाली थी और स्लीपर पहन के बाथरूम की तरफ बढ़ गया था। मारिया की हर एक आवाज़ उसे नज़रअंदाज की थी। चाहता तो कमरे से बाहर निकालना चाहता था, लेकिन फिर वो यकीनन किसी गेस्ट रूम में रात गुजार लेती। बालकनी में इसलिए ही बंद किया था कि वो कहीं और ना जा सके। आधे घंटे बाद वो शॉवर लेकर पुरसकून सा बाहर आया था। हनूज अब भी उसकी आवाज़ें आ रही थी। दरवाज़ा खोलो बुरहान। यहाँ बहुत 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 ठंड है, प्लीज़। ज बुरहान।
वो चीखने की कोशिश के अंदाज में रोते हुए बोली थी, लेकिन वो बेड पे लेट के हेडफोन लगा चुका था और लाइट ऑफ करके सोने की कोशिश करने लगा था। जबकि मारिया बालकनी के एक कोने में बैठी सर्दी सर्दी से बचने की कोशिश कर रही थी। इस लिबास में उसे अब सही मानों में सर्दी महसूस हुई थी। दुपट्टा होता तो वाकई वो खुद को ढांप के इस सर्दी से बचने की कोशिश कर लेती। गाड़ी अपने डेस्टिनेशन के सामने उसे रोक दी थी। 1 मिनट तक वो ड्राइविंग सीट पे ही बैठा रहा था और दूर से इस इलाके को देखने लगा था जो पूरे अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन एक दो जगह रोशनी भी कायम थी। फ़ोन की स्क्रीन खोल के उसे टाइम देखा था, जहाँ रात के 2 बज रहे थे। बहरहाल सीट बेल्ट हटाता वो गाड़ी से उतरा था और दरवाज़ा लॉक्ड किया था। मास्क नीचे किया था और जैकेट में रखा था। खुद को हस्बे आदत नॉर्मल रखा था। गाड़ी से वो बियर की बोतल निकाला ना भूला था। एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ में वो बोतल पकड़े आगे बढ़ा था। ऊंची-नीची सड़कें पार करके वो पहुंच गया था। दरवाजे पे काफ़ी गार्ड्स खड़े थे, लेकिन वो आगे बढ़ा था। "कौन हो तुम?" एक गार्ड ने उसे रोका था, जबकि वो झूमता हुआ उसके गले आ लगा था और बोतल को ज़ोर से पकड़ रखा था। "सुकून कहाँ मिलेगा जान," वो उससे अलग होता हुआ बोला था, जबकि बियर की बोतल उसने मुँह से लगाना चाही थी, लेकिन लगाई ना थी। सिर्फ़ पोज़ ये कर रहा था कि वो पीता हुआ आ रहा है। गाड़ी उसने इस क्लब से बहुत दूर ही पार्क की थी। "जाने दो इसे," दूसरे गार्ड ने कहा था। वो मिस्कीन नज़रों से उसे देखता अंदर चला गया था। अंदर कदम रख के वो ठीक हो गया था, क्योंकि आगे कोई सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन ये क्लब तकरीबन अंधेरे में भीगा हुआ था, जबकि रंग-बिरंगी मुख्तलिफ रोशनियाँ हर तरफ थीं। यहाँ का माहौल देख के उसे हैरत का झटका बिल्कुल न लगा था। उसे पता था यहाँ ये सब ही होता है। वो एक सोफ़े पे बैठा इधर-उधर जायज़ा लेने लगा था, जब एक लड़की उसके पास चली आई थी। हाय हैंडसम, दारिम ने नज़र उस पे डाली थी। मुख्तसर से टॉप के साथ वो शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी और उसके पास ही बैठ गई थी। मे आई हेल्प यू हैंडसम? उसके चेहरे पे अपना हाथ ले जाती उसकी बियर्ड पे हाथ फेरने लगी थी। श्योर, वो मुस्कुराया था। बर्दाश्त तो करना था। जबकि वो लड़की एकदम हंसी थी और उसका हाथ थाम के खड़ी हो गई थी। कम बेबी, उसे साथ लिए वो मज़ीद अंदर की तरफ आ गई थी और वो यही चाहता था कि इस सब जगहों का ठीक से जायज़ा ले ले। राहदारी से होते हुए वो उसे बेडरूम में ले आई थी। राहदारी के आस-पास ढेरों कमरे थे, जहाँ म्यूज़िक और न जाने कैसी-कैसी आवाज़ें आ रही थीं। बेडरूम में आकर दारिम ने एक नज़र बेडरूम पे डाली थी, जहाँ सिर्फ़ बेड ही था, जबकि चारों तरफ शीशे थे। वो लड़की उसे बेड पे डालती अब साथ में रखी टेबल से ड्रिंक के 2 ग्लास लाई थी, एक उसकी तरफ बढ़ाया था और एक से खुद पीने लगी थी। दारिम समझ गया था कि ये शराब है, लेकिन वो उसको बिल्कुल नहीं पी सकता था। "क्या हुआ बेबी?" दारिम ने ग्लास बेड से नीचे रखा था। "कुछ नहीं डार्लिंग, आई एम ऑलरेडी ड्रंक," वो मुस्कुराता हुआ बोला था। "तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं डार्लिंग, और तुम्हारे ये रेड लिप्स भी," वो सरशारी से कह रहा था। "तुम्हारे लिए ही तो हैं," वो बेबाक हुई थी, जबकि दारिम अच्छा खासा हँसा था उसके अंदाज पे और खुद भी पे भी। "मैं चाहता हूँ मेरी बीवी भी ऐसी ही हो, जो कहे मेरी हर चीज़ तुम्हारी ही तो है, इवन मैं तुम्हारी ही तो हूँ।" वो आंखों में भरपूर संजीदगी लिए अब बिना मुस्कुराहट से बोली थी। पहले रिलेशनशिप बेबी, उसकी कॉलर पे हाथ रखती वो उसे बेपनाह करीब हुई थी। डार्लिंग क्यों नहीं, उसको कमर से थामता। वो बेड पे लिटा चुका था, लेकिन उस पे झुकने के बजाय वो बेड से ही उठ गया था। "कहाँ जा रहे हो हैंडसम?" "वी विल मीट टुमारो एट सेम प्लेस डार्लिंग," जैकेट की जेब में हाथ डालता वो बोला था, और उसके जवाब सुने बगैर वो बेडरूम से बाहर निकल गया था। बेडरूम के बाद वो क्लब से ही बाहर चला गया था। बाथरूम में बेसिन के आगे खड़ी वो मुंह पे अब पानी के कतरे डाल रही थी। इस वक्त उसका दिल शदीद घबरा रहा था। नींद उसे बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तबीयत बोझल सी हो रही थी। कमरे में घुटन सी महसूस हो रही थी। ज़ामिन भी ऑफिस से आकर जल्दी ही सो गया था, वरना ये होता था कि उसको सुला के फिर वो सोता था, जबकि रात के आधे पहर तक वो सो ना सकी थी। करवटें बदल-बदल कर वो थक सी चुकी थी। फ्रेश होने के बाद वो बाथरूम से बाहर आई थी और बेड पे जाने के बजाय कुर्सी पे खड़ी खिड़की के सामने बैठ गई थी। खिड़की से आती ठंडी हवा उसे बेहद सुकून दे रही थी। ज़ामिन की आँख उसे अपने पहलू में ना पाकर खुली थी। एकदम वो हड़बड़ा के उठा था। इस तरह वो हसास सा हो गया था। उसकी गैर मौजूदगी जान पे बन आती थी। ख़याम, वो कंबल हटाता उसे ढूँढने के लिए निकला था, लेकिन खिड़की के पास उसे कुर्सी पे बैठा देखकर वो सुकून में आया था। चलता हुआ वो करीब आया था। "क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठी हो बीवी?" उसके कंधों पे अपने मजबूत भारी हाथ रखता वो बोला था, जबकि हयाम, जो अपनी सोचों में महव थी, एकदम उसका लम्स पाकर अपने ख्यालों से बाहर आई थी और पीछे मुड़कर उसे देखा था। ऐसे ही वो आराम से बोली थी, जबकि ज़ामिन को उसका मूड तबीयत ठीक न लगी थी। कंधे छोड़कर अब वो उसके सामने घुटनों के बल कारपेट पे बैठा था और उसके हाथ थामे थे।
इतनी रात में यहाँ बैठी मिलोगी तो मैंने डेफिनेटली परेशान हो जाना है बीवी। और इफ़ यू डोंट माइंड, क्या हम बेड पे चलें ताकि मैं सुकून से सो सकूं? उसको कुर्सी से उठाता वो खुद भी उठ गया था। नहीं, मुझे घुटन सी हो रही है वहाँ, वो मुंह बना के बोली थी। जामिन को उसका चेहरा काफी मुरझाया हुआ लगा था। ओह, यू मीन तबीयत अप डाउन हो रही है? वो शरारत से बोला था। रात के इस पहर भी उसका दिमाग सही से चल रहा था। हयाम उसे घूर भी ना सकी थी, नजर नीचे झुका गई थी। कब से तबीयत खराब है मेरी बीवी की? वो उसे गोद में उठाकर बेड पे बिठा चुका था। आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो दोपहर से इतनी परेशान थी, उसका ध्यान नहीं गया था। टेंशन की वजह से उसकी रही सही तबीयत भी बिगड़ सी रही थी। और अब जामिन की बात समझते हुए उसका मुरझाया हुआ चेहरा गुलाबी सा हो गया था। यही कि कब मुझे गुड न्यूज़ सुनाएगी मेरी बीवी? उसका झुका हुआ चेहरा वो उठाता सीरियस सा बोला था, जैसे बहुत इंतज़ार में हो, जबकि हयाम उसकी आंखों में देख भी ना सकी थी। उसका दिल मज़ीद परेशान हुआ था। बोलो ना, ज़ामिन ने उसे बोलने पे उकसाया था। जल्दी, वो जान छुड़ाने के लिए तेज़ी से बोली थी। सुबह हॉस्पिटल ले चलूँगा, उसको लिटाता कंबल डालता बोला था। ऐसी बात नहीं है ज़ामिन, वो उसका हाथ थाम के बोली थी। इट्स ओके, मैं इंतज़ार कर लूँगा। उसके माथे पे लब रखता वो इत्मीनानियत से बोला था और उस पे कंबल ठीक किया था। हयाम के पूरे वजूद में सुकून सा उतरा था। आंखें मूंद के वो सोने की कोशिश करने लगी थी।